वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सिया हेयर। सो स्टार्ट करना है हमें मार्च मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मंथली डिस्कशन। राइट, मार्च यहाँ पे एंड हो चुका है एंड आज के सेशन में हम सम 200 से 250 जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करने वाले, रिवीजन करेंगे। डेली क्लास में हमने यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस किया था, नाउ कंप्लीट डेटा को रिकॉल करते हैं रिवीजन सेशन के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पे पैटर्न क्या होगा एक बार मैं बता देती हूँ, जस्ट 1 मिनट का टाइम लूंगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे इंग्लिश में सेशन अपडेट करते हैं एंड मंथली में हम उसका 1 टाइम रिवीजन आपको करा देते हैं। टॉपिक वाइज मैंने सेशन को डिवाइड कर दिया, जैसे मैं हर मंथली वीडियो में करती हूँ। प्लेलिस्ट में सारे मंथ के जो वीडियो में मेंशन है आप देख सकते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर। सो पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज रिलेटेड विद इंडिया करंट अफेयर। सम 20 to 25 क्वेश्चन हम इंडिया करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे। देन गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ मूव करेंगे, 25 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बैंकिंग आएगा, स्पोर्ट आएगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर एंड जो भी रिलेटेड टॉपिक है, जब भी टॉपिक आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। इसी में इंक्लूड रहेगा हमारा रिपोर्ट एंड स्टेट न्यूज, आर्ट एंड कल्चर की अपडेट्स हो गई। इसके अलावा जो भी यहाँ पे प्लेस इन न्यूज कैटेगरी है एंड डिफेंस करंट अफेयर्स हो गए। बैंकिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा डेज इन न्यूज करंट अफेयर्स हो गए, कोई रीसेंट समिट हुई है, कोई रीसेंट कॉन्फ्रेंस, इंडिया ने क्या क्या होस्ट करा है, इंडिया को किस चीज की लीडरशिप मिली है, सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम 250 क्वेश्चन का टारगेट मैंने सेट करा है एंड हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। ठीक है, Alright, start करते with the very first one. The E-Railway Claims Tribunal system was launched under which initiative of Indian Railway? So Indian Railway के एक इनिशिएटिव को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके तहत यहाँ पर ERCT सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ERCT सिस्टम, इसमें एक वर्ड मेंशन है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। इट मीन्स यहाँ पर इंडियन रेलवे की यह एक एपेक्स अथॉरिटी है जो यहाँ पर पैसेंजर की किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण करती है। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक पैसेंजर को रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए जो केस है वो कहाँ पर फाइल किया जाता है, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में। और केस की जो भी सुनवाई है उसे कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस को फास्ट बनाना प्लस ई फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना, डिजिटल इंडिया के साथ अलाइन करती है। और इसी के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया ERCT सिस्टम, ई रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल। ठीक है, और किस इनिशिएटिव का यह पार्ट है, सो प्लीज नोट करना। 2026 में एक वर्ड काफी न्यूज में चल रहा है जो रेलवे से रिलेटेड है, दैट इज रिफॉर्म। सो रिफॉर्म के नेम से जितने भी इनिशिएटिव्स यहाँ पे आ रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ही रिलेटेड है। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। और इसी का पार्ट है यहाँ पर ERCT सिस्टम। इंडियन रेलवे 2026 में हर एक वीक में हर एक न्यू रिफॉर्म को यहाँ पे लॉन्च करेगा, जिसका मेन गोल क्या रहने वाला है, इंडियन रेलवे को डिजिटल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और जितने भी केसेस है उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग और उसे फास्ट वे में कंप्लीट करना। ठीक है, उसी का पार्ट यहाँ पर यह रहने वाला है, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक। ओवरऑल इंडियन रेलवे हाईलाइट किया गया। इनके बारे में 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस कर सकते हैं। रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर अश्वनी सर है यहाँ पे। रेलवे के लिए जो बजट आया है इस बार हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो बजट है उसे यहाँ पे मेंशन करते रहेंगे। एंड इंडियन रेलवे के लिए जो बजट है दैट इज 2.78 लाख करोड़। इसे ध्यान रख लेना, जो लास्ट ईयर के बजट से 10.8% से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल इंडियन रेलवे को हमने डिस्कस किया है, उनका एक मेजर इनिशिएटिव 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक एंड इनका बजट। ऑलराइट, आगे बढ़ते। रेलवे को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, कुछ अदर क्वेश्चंस को और रिवाइज करेंगे जो पुराना डेटाबेस से यहाँ पे रिलेटेड है। So what is the name of the scheme launched for development and upgradation of railway station across the Indian Railway network? So यहाँ पे जिस स्कीम को लॉन्च किया गया दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसका मेन गोल क्या रहने वाला है, इंडिया के जितने भी रेलवे स्टेशन है उन्हें डेवलप करना है और अपग्रेड करना है। इस स्कीम को 2022 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा रेल वन द सुपर ऐप ऑफ इंडियन रेलवे, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है, प्लीज नोट करना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है CRIS है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ERCT को हमने देख ही लिया है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन रेलवे टू सिस्टमेटिकली इंडक्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए यहाँ पे
रेल टैक पॉलिसी को लॉन्च किया गया बाय द इंडियन रेलवे। इसके अलावा विच इंडियन रेलवे जोन इज द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल एप्लीकेशन, और ये बना है साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। एंड कर्नाटका भारत गौरव ट्रेन, और कौन से इंडियन रेलवे के तहत ये फंक्शन करती है, भारत गौरव पॉलिसी के तहत ये फंक्शन करती है। इंडियन रेलवे की पॉलिसी आपसे पूछी गई है एक्चुअली, और साउथ में कर्नाटका भारत गौरव ट्रेन। नाउ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है 7th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पॉलिस चीफ, कहाँ पे ये हुई थी, न्यू दिल्ली में इसे कंप्लीट किया गया, ठीक है। सो रेलवे से रिलेटेड जो पास्ट क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए। नाउ आगे बढ़ते, सेशन को आगे बढ़ाते। सेकंड क्वेश्चन है मिशन वसुंधरा 3.0 which under which land quotas were distributed to over 1 lakh beneficiaries was recently launched by which state government। so यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट को हम डिस्कस कर रहे, जिनके सीएम है, उनका सीएम का नाम मेंशन कर देते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। अब नाउ इनके द्वारा मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया गया। लैंड पट्टा यानी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, और उसके लिए जो भी यहाँ पे प्रोसेस है उसे फास्ट करना, और पट्टों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पट्टा बांटना, उसी के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 को यहाँ पे लॉन्च कराए। असम है ये, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए असम। सो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है असम के एक डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया गया। नाउ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखना, दैट इज धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, और यहाँ पर भी एक प्लेस है दैट इज ध्यूरी बील, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया गया। इसका मेन गोल क्या है, फैमिलीज का जितना भी यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट है और जो भी रजिस्ट्रेशन है, पट्टा है, उन्हें यहाँ पे बांटना, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, रेल वन को तो हमने देख ही लिया है, किसने इसे लॉन्च करा है, एनआईसी नहीं है, नीति आयोग भी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है, ठीक है। एंड प्लीज नोट करना, यहाँ पे रेल वैन सुपर ऐप को जुलाई में लॉन्च किया गया था, लास्ट 2025 में। एंड रिसेंटली यहाँ पे इस ऐप का एक डेटा हाईलाइट किया गया कि फैब 2026 तक पर्टिकुलर ऐप ने यहाँ पे 5 लाख टिकट बुकिंग का जो यहाँ पे टारगेट रखा था उससे भी सरपास कर दिया है। इसी के कारण रेल वन द सुपर ऐप यहाँ पे न्यूज में आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते। ओवरऑल हम सभी जानते हैं इंडियन रेलवे के लिए एक पर्टिकुलर ईयर दैट इज 1853, जब हमारी पहली जो ट्रेन है वो चली थी बॉम्बे से, कहाँ पर, थाने में। ओवरऑल इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। द नेक्स्ट वन, CDSCO को हम डिस्कस कर रहे, फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किसके तहत ये काम करता है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत यहाँ पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अच्छा, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भी एक डिपार्टमेंट है, दैट इज DGHS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज। और CDSCO का काम क्या है, यहाँ पर इम्पोर्ट, जितना भी ड्रग है उसका इम्पोर्ट ये देख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है, प्लस सेल देख रहा है, और ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन देखता है, CDSCO यहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन देखता है इंडिया में, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन है CGA को हम डिस्कस कर रहे हैं, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो एक डिपेंडेंट बॉडी है। देयर इज अ मच डिफरेंस बिटवीन CGA एंड CAG। कैग यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडी है, जबकि CGA यहाँ पे डिपेंडेंट बॉडी, गवर्नमेंट को एडवाइस करना है इसका काम है ऑनली, जबकि कैग का जो काम है गवर्नमेंट की जो अकाउंट्स है उसकी ऑडिट करना, ठीक है। नाउ CGA न्यूज में आया बिकॉज इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, एक्चुअली क्वेश्चन यही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यह यहाँ पे फंक्शन करता है। एंड यहाँ पे रिसेंटली CGA ने एक डैशबोर्ड लॉन्च करा था न्यू दिल्ली में। डैशबोर्ड का नाम क्या है, गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड एंड गवर्नमेंट बैंक मैनुअल, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। एंड दैट्स व्हाई CGA यहाँ पे न्यूज में आ गया। ओवरऑल एट प्रेजेंट हमारी जो CGA है उनका नाम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मिस TCA कल्याणी। इनका नाम ध्यान रखेंगे, शी इज द प्रेजेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। बस इनका नाम हमें ध्यान रखना है मार्च 2026 के अकॉर्डिंग, बस कल्याणी जी का नाम ध्यान रखेंगे। नाउ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, IMD functions under which ministry? India Meteorological Department functions. It functions under option number C, Ministry of Earth Science के तहत यहाँ पर हमारा जो IMD डिपार्टमेंट है काम करता है। नाउ न्यूज में क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ 2026 में जो हीट वेव्स है
उसके लिए जो प्रेडिक्शन है, डेटा है, उसे यहाँ पर एस्टिमेट किया गया बाय द आईएमडी एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में आ गया। अच्छा, आईएमडी को कब एस्टेब्लिश किया गया था, बस इसके बारे में एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 1875 में इसे यहाँ पे बनाया गया था, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत यह काम करता है। न्यू दिल्ली में ही इनका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर लोकेटेड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। BEE यहाँ पे न्यूज में आ गया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, किसके तहत ये फंक्शन करता है? इट फंक्शंस अंडर विच नोडल मिनिस्ट्री? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हम सभी जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत BEE काम करता है। अच्छा, न्यूज में क्यों आया? बिकॉज इन लोगों ने अपना फाउंडेशन डे 25th जो फाउंडेशन डे है इसे सेलिब्रेट करा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। BEE को कब फाउंड किया गया था? 2002 में यहाँ पर जो एक्ट आया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, उसके बेसिस पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को 2002 में फाउंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। ठीक है, एंड अपनी 25th फाउंडेशन डे के कारण यह न्यूज में आ गए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, BEE से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक रिवीजन फॉर्म में हम देख रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे शो हो जाए, सो डेटा में कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते फिलहाल। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल? तो दिव्यांग सहायक पोर्टल को हम देख रहे हैं, जो PWD कैंडिडेट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए यहाँ पे इसे लॉन्च करा है। कंट्री का फर्स्ट है यह, और किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करा है? यह जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसका आंसर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। महाराष्ट्र ने अपनी वेलफेयर स्कीम्स में कंट्री का फर्स्ट इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च कराया। अच्छा, ये जो पोर्टल है एक एक्ट के साथ अलाइन करता है। इस एक्ट का नाम ध्यान रखेंगे, RPWD एक्ट 2016। क्या है इसका फुल फॉर्म? राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, इसके बेसिस पर यहाँ पे दिव्यांग सहायक पोर्टल को लॉन्च किया गया। ओवरऑल यहाँ पर एक दो फीचर और है सेम PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट से रिलेटेड, जिसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जस्ट लाइक UDID कार्ड यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। UDID कार्ड क्या है? यूनिक ID फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, और इस प्रकार ID बांटकर इंडिया का जो नेशनल डेटाबेस है PWDs का, वहां पर इन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वेलफेयर स्कीम से कनेक्ट करना, वो यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। सो UDID कार्ड को ध्यान रख लेना, यह भी यहाँ पर दिव्यांग सहायक पोर्टल से अलाइन करता है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे दिव्यांग सहायक पोर्टल है और दिव्यांग कल्याण डिपार्टमेंट भी है, सेम कहाँ? महाराष्ट्र में। दिव्यांग कला डिपार्टमेंट किस स्टेट का फीचर है? महाराष्ट्र का है। सो महाराष्ट्र ने यहाँ पे दिव्यांग कला डिपार्टमेंट भी स्टार्ट करा है। फर्स्ट स्टेट है यह इंडिया का इस प्रकार का जो डिपार्टमेंट है स्टार्ट करने के लिए। और कब स्टार्ट किया था इन लोगों ने? 2022 में। ओवरऑल बस हमने PWD कैंडिडेट्स के लिए महाराष्ट्र के जो एफर्ट्स है उसे डिस्कस किया, और नेशनल लेवल पर एक जो एक्ट है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को डिस्कस किया है। इस एक्ट के तहत 40% जो रिजर्वेशन है PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट जितने भी पोस्ट है उसमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द अस्मिता लीग इज द पार्ट ऑफ विच फ्लैगशिप स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो अस्मिता लीग यहाँ पे पार्ट है खेलो इंडिया मिशन का। एंड रिसेंटली मार्च 2026 में जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट है, इनके द्वारा विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन्स का जो स्पोर्ट्स में एनरोलमेंट है उसे बढ़ाने के लिए अस्मिता लीग को स्टार्ट किया गया, जो नाउ खेलो इंडिया मिशन का यहाँ पर पार्ट बन चुका है। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना यहाँ पर यह गोल है। ठीक है, अच्छा कौन इसे सपोर्ट करेगा? अस्मिता लीग को मैनेज कौन करेगा? अथॉरिटी का नाम ध्यान रखेंगे, अथॉरिटी है यहाँ पे साइड, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यह यहाँ पे मैनेज करने वाली है अस्मिता लीग को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खेलो इंडिया मिशन को हाईलाइट किया जा रहा है, एक दो पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। लाइक खेलो इंडिया मिशन को यहाँ पे 2017 में स्टार्ट किया गया। काफी सारे गेम्स हैं इनके, जस्ट लाइक यूथ गेम्स हो गए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो गए, यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए, एंड अभी रिसेंटली यहाँ पे हुआ था विंटर गेम्स कंप्लीट हुए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। खेलो इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं जो करंट अफेयर में आए हैं। विनर्स का नाम हमें आ जाएगा यहाँ पे। सो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कौन सा स्टेट इसे होस्ट करेगा? बस्तर ओलंपिक्स जिस स्टेट के फेमस है, छत्तीसगढ़ इज द आंसर।
Which team successfully defended the team championship title at Khelo India Winter Games? So Khelo India Winter Games में यहाँ पे जो टीम चैंपियनशिप टाइटल को डिफेंड करा दैट इज इंडियन आर्मी. ठीक है, लेह लद्दाख वाला जो फेज हुआ था उसमें इंडियन आर्मी ने यहाँ पे टॉप करा है, एंड एक वाले फेज में हरियाणा ने यहाँ पे टॉप किया था. Next one, which state won the overall team championship of Ladakh phase of Khelo India Winter Game? That is Haryana. Okay, यहाँ पे मिक्स हो गया था. इंडियन आर्मी ने गुलमर्ग वाला जीता है, जम्मू कश्मीर का जो गुलमर्ग में हुआ था वो, एंड हरियाणा ने लद्दाख फेज वाला जीता है. ठीक है, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेना. खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन सा सिटी से होस्ट कर रहा है? लेह. बेसिकली 2 फेज में हुआ था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज. एक को यहाँ पे लद्दाख ने होस्ट करा, दूसरे को यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने होस्ट करा. सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीप यहाँ पर से होस्ट करने जा रहे हैं. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ ने. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राजस्थान यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया. ठीक है, सो डेली बेसिस पे हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं. थोड़ा सा फास्ट मैंने बोल दिया है, आई विल ट्राई कि स्पीड को थोड़ा सा कम किया जाए. आगे बढ़ते हैं फिलहाल. देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ. बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं. आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं. सो यहाँ पे वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं. मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज. 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड. एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है, और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है. और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है. एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट. सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं. जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर. ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है. सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए. Alright, the next one, the eco-friendly Holi campaign has been launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under which program? So एक प्रोग्राम के तहत यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने होली के टाइम पर इको फ्रेंडली होली कैंपेन यहाँ पे लॉन्च करा, और किस प्रोग्राम का यह पार्ट है? प्लीज नोट करना, इसका आंसर है एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम. ठीक है, सो यहाँ पे इंडिया में जितने भी इको क्लब्स बने हुए हैं वहाँ पर इस कैंपेन को चलाया गया था. बस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हमें ध्यान रखना है. ऑलराइट, आगे बढ़ते. वाइल्ड बनाना, जिसका नाम है यहाँ पर मूसा सिकमेंसिस, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज नेटिव टू विच रीजन? सो यहाँ पर बनाना, केले की यह जो स्पीशीज है किस क्षेत्र की नेटिव है, और ये जो एरिया है यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया से यह रिलेटेड है. सो यहाँ पर रिसेंटली यह जो केला है इसके लिए जो जेनेटिक स्टडी है रिसर्चर्स ने कंप्लीट करी. कहाँ के रिसर्चर्स आए थे स्टडी के लिए? नागालैंड के रिसर्चर आए थे इस एरिया में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया. ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर यह जो एरिया है ईस्टर्न हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसे ध्यान रखना, इसे कहा जाता है सिक्किम बनाना. ठीक है, इसके लिए फेमस है ये एरिया. The next one, a wild banana, Musa sikkimensis, that was recently sikkimensis. The next one, a wild banana, Musa sikkimensis, that was recently seen in news, is native to which region?
सो यहाँ पर यह जो वाइल्ड बनाना है इसका नाम है मूसा सिक्किमेंसिस। कौन सा रीजन का नेटिव है, किस क्षेत्र में यह पाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ईस्टर्न हिमालयाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या, नागालैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इस एरिया में गए और इन्होंने इस बनाना की ये जो वाइल्ड स्पीशीज है इसकी जो भी डिस्कवरी है, स्टडी है, एक्चुअली स्टडी की थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी की स्टडी, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल यह जो बनाना है साइंटिफिक नेम तो हमने देख ही लिया, इसका कॉमन नेम और देख लेना, इसे कहा जाता है दार्जिलिंग बनाना। इसके अलावा इसे कहा जाता है सिक्किम बनाना। सो बस कौन से एरिया में पाया जाता है सिक्किम बनाना और दार्जिलिंग बनाना, दैट इज ईस्टर्न हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट हनुमान टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए गवर्नमेंट जितना कंपनसेशन दे रही है वो बजट से भी ज़्यादा हो रहा है। नियरली यहाँ पे 4 करोड़ रुपीस स्पेंड किए गए रिसेंटली कंपनसेशन के लिए। कंपनसेशन कौन सा, जब भी कोई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई केस होता है उस सिचुएशन में गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी कंपनसेशन ऑफर करती है, सो 4 करोड़ का कंपनसेशन यहाँ पे ऑफर किया गया। एंड दैट्स वाई इसको देखते हुए एक स्टेट ने लॉन्च कर दिया प्रोजेक्ट हनुमान। ये जो 4 करोड़ कंपनसेशन गया ये आंध्र प्रदेश से गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के सम 2107 केसेस रिकॉर्ड हुए थे ना। प्रोजेक्ट हनुमान को यहाँ पे लॉन्च किया गया। अच्छा, हनुमान का फुल फॉर्म क्या है इसे ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश की इस स्कीम में हनुमान स्टेंड करता है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओवरऑल आंध्र प्रदेश यहाँ पे न्यूज़ में है। आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं, इनके एट प्रेजेंट सीएम कौन है, एंड दैट इज एन चंद्रबाबू नायडू। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिकॉज इनका यह 4th टर्म चल रहा है एज अ सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे जो टेन्यूर एज अ सीएम एन चंद्रबाबू नायडू हैंडल कर चुके हैं आंध्र प्रदेश के लिए। डेप्यूटी सीएम तो हम सभी जानते हैं, हमारे हीरो है यहाँ पर पवन कल्याण सर, वो यहाँ पे डेप्यूटी सीएम है। ओवरऑल आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, दैट इज अमरावती इज दी कैपिटल, ठीक है। परमानेंट कैपिटल ये बन चुकी है और अमरावती को परमानेंट कैपिटल बनाने के लिए यहाँ पे रिसेंटली आंध्र प्रदेश के असेंबली में एक रेजोल्यूशन को भी पास किया गया 2026 में। अमरावती कैपिटल के लिए ऑफिशियल जो रेजोल्यूशन है यहाँ पे पास किया गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर, सो विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ न्यूज़ में चल रहा है, एंड रिसेंटली इट हैज़ बिकम अ मॉडल फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन थ्रू द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। सो ये जो इनिशिएटिव है छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया, ये जो डिस्ट्रिक्ट इसका नाम नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जैसा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। किसी जमाने में बहुत पुराने टाइम में छत्तीसगढ़ की सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है कोरिया हुआ करता था, बट एट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कोरिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। एंड इन लोगों ने यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव को लॉन्च करा है। इसका मेन गोल क्या है, जो फार्मर है स्मॉल तालाब यहाँ पर बनाएंगे और जो ग्राउंड वाटर है उसके सेविंग पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। जो भी मिट्टी है, सॉइल है, उसके नरिशमेंट के लिए, मॉइस्चर के लिए, और जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन, उसे यहाँ पे रोकने के लिए इस इनिशिएटिव को यहाँ पे उठाया गया, जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। ओवरऑल छत्तीसगढ़ है, इसे भी हम देख लेते हैं। सम 7 स्टेट से अपनी जो बाउंड्री है यहाँ पे छत्तीसगढ़ शेयर करता है। एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, दैट इज विष्णु देव साय फ्रॉम बीजेपी, ही इज द करंट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने अपना बजट भी यहाँ पे पेश करा है। कितने लाख करोड़ का बजट आया छत्तीसगढ़ का, 1.72 लाख करोड़ का बजट आया है, एंड बजट को एक थीम के साथ लॉन्च करा। सो प्लीज नोट करना, संकल्प थीम बजट किस राज्य से रिलेटेड है, एंड दैट इज फॉर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे संकल्प थीम जो बजट है उसे लॉन्च करा है। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चले थे, उनका नाम ध्यान रख लेना, ओपी चौधरी, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, और इन्होंने इस बजट को संकल्प थीम से यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। विष्णुदेव सहाय इनका नाम इम्पॉर्टेंट है बिकॉज छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल सीएम यह बने हैं एंड बीजेपी गवर्नमेंट से स्टेट को लीड कर रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, सो
which state government has launched the Me Health app for getting information about the nearby government health facilities. So यहाँ पर the God own country ने launch करा है Me Health mobile application, that is Kerala. So केरलम राज्य ने यहाँ पे, केरलम राज्य का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन लोगों के द्वारा मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, सो दैट जितनी भी नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा केरलम के जो सिटीजन्स है उन्हें यहाँ पे मिल सके. ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन है शरावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड ऑन शरावती रिवर इन विच स्टेट. सो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड किस रिवर पर यह बना हुआ है, किस स्टेट में यह बना हुआ है. पहला स्टेट है यहाँ पे कर्नाटका. कर्नाटका में शरावती रिवर है यहाँ पे जिस पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है. एंड प्लीज़ नोट करना ये जो प्रोजेक्ट है ना 2000 मेगावाट कैपेसिटी का है. नाउ रिसेंटली यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इन्होंने ऑर्डर दिए, एक नोटिस इशू करा कि सेंटर और स्टेट को जो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है PIL इस प्रोजेक्ट के लिए उसको यहाँ पे देखना होगा. ठीक है, PIL को देखे और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अप्रूवल पर काम करे, क्यों शिकायतें आ रही है उसका निवारण करे. एंड दैट्स वाई स्टेट एंड सेंटर की इस अपडेट के कारण जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे न्यूज़ में आ गया. हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए यहाँ पे नोटिस जारी करे. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, शरावती रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल देखने को मिलेगा. क्या नाम है उसका? जॉग फॉल्स. जॉग फॉल्स को मत भूलना, शरावती रिवर के वे में ही यह बना हुआ है. क्या इसकी हाइट है अगर मीटर में बताओ 253 मीटर इसकी यहाँ पर हाइट है. ठीक है, एंड कर्नाटका में लोकेटेड कंट्री का हाईएस्ट वाटरफॉल है यहाँ पर ये है. आगे बढ़ते. विच मिनिस्ट्री इज द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर MPLADS ई साक्षी पोर्टल. काफ़ी पुरानी स्कीम है MPLADS, नई स्कीम नहीं है. और सेंट्रल नोडल एजेंसी आपसे पूछी जा रही है MPLADS के लिए. देखो MPLADS का फुल फॉर्म देख लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यह तो इसका फुल फॉर्म है. अच्छा, यहाँ पे देखना 1993 में इस स्कीम को पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे लॉन्च करा. देन 1994 में ये जो मिनिस्ट्री यह जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के पास चली जाती है. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा तो 1994 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया. नाम है MPLADS और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी है. अच्छा, MPLADS यहाँ पे इस स्कीम से ई साक्षी पोर्टल को लिंक किया गया था. कब? 2023 में. अच्छा, पहले स्कीम का गोल जान लो. इस स्कीम का गोल है जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MPs इन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपीस हर एक फाइनेंशियल ईयर में दिए जाते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए, सो दैट ये प्रोजेक्ट को अप्रूव करे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उस प्रोजेक्ट पर इस फंड को मिलने के बाद काम करना स्टार्ट करे. और उसी के लिए MPLADS को यहाँ पे लाया गया. नाउ MPLADS में किस प्रकार से फंड को मैनेज किया जा रहा है, कौन कौन से स्कीम को यहाँ पे अप्रूवल मिल रहा है, उसी सभी को प्रॉपर मैनेज करने के लिए ई साक्षी पोर्टल को इससे लिंक कर दिया गया. कब? 2023 में. ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते. नेक्स्ट वन है So, India's first lighthouse on inland waterways being constructed on which river? So, यहाँ पर एक river मिनिस्ट्री ऑफ मेरीटाइम है. यहाँ पर एग्जैक्टली कौन है? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट. और इनके द्वारा यहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट लाइट हाउस है इनलैंड वाटर वे में इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. किस रिवर पर? और ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर है. प्लीज़ नोट करना, केवल इतना सा आंसर नहीं है यहाँ पर. ब्रह्मपुत्र रिवर फर्स्ट लाइट हाउस, इससे काफ़ी सारे जो की कंसेप्ट है जुड़े हुए हैं. फर्स्ट थिंग कि ये जो लाइट हाउस है ब्रह्मपुत्र रिवर के अलॉन्ग साइड नेशनल वाटर वे सेकेंड पर डेवलप किया जा रहा है. ठीक है, नेशनल वाटर वे 2 अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है. और ये लाइट हाउस की जो भी एरिया है, रीजन है, उनका नाम मैं मेंशन करूँगी. एक तो बोगीबिल में बनाया जाएगा, एक पांडु में बनाया जाएगा, एक सिल घाट में बनाया जाएगा और एक विश्वनाथ घाट में बनाया जाएगा अलॉन्ग द नेशनल वाटर वे सेकेंड. ठीक है, एंड रिवर कौन सा है? ब्रह्मपुत्र रिवर. अच्छा, यहाँ पे ये जो नेशनल वाटर वे 2 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक PYQ यहाँ पर पूछा गया था कि जो नेशनल वाटर वे 2 है
कौन से दो एरियाज को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के लॉन्ग साइड। सो ये जो दो एरिया है सादिया एंड धुबरी को यह कनेक्ट कर रहा है असम में, ठीक है। सो बस हमें ध्यान रखना नेशनल वाटरवे नंबर 2 सादिया टू धुबरी और ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, और यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, सादिया टू धुबरी से कनेक्टेड वाटरवे नेशनल वाटरवे 2। ऑलराइट, आगे बढ़ते। C2S चिप्स टू स्टार्टर प्रोग्राम, चिप सेमीकंडक्टर चिप, बस इससे से तो यही क्लिक होता है। नाउ इस स्कीम को यहाँ पे किसने लॉन्च करा है? C2S प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, एंड दैट इज जो यहाँ पे मिशन जो है हमारा सेमीकंडक्टर मिशन, उसको लीड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे CTS स्कीम को अप्रूव करा है। इस CTS स्कीम का मेन गोल क्या है? C2S, ठीक है। सो यहाँ पे सम 85,000 इंजीनियर्स है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी है विथ इन 10 ईयर, और उसी के लिए यहाँ पे C2 चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। 10 ईयर का टारगेट यहाँ पे रहने वाला है, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ यह यहाँ पे अलाइन करता है। ओवरऑल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसे तो लाया गया 2021 में, इसी के साथ डिजिटल इंडिया भी इसी का पार्ट है, इसे लाया गया यहाँ पे 2015 में, ठीक है। चले आगे बढ़ते। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे जो बजट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए इनिशियली कितना बजट यहाँ पे अप्रूव किया गया था? 76,000 करोड़, इसे ध्यान रखेंगे डेटा को, इनिशियली जो आया था। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वन हियर, द निर्भया निशा इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। सो निर्भया निशा इनिशिएटिव को हम देख रहे हैं, और कौन सी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च कराया? दैट इज गॉड्स ऑन कंट्री, एंड दैट इज केरलम। केरलम राज्य ने यहाँ पे इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है। विमेन सेफ्टी एट नाइट, और इसी के लिए केरला पुलिस ने इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च करा है। सो 9 PM से 5 AM तक केरला में एक एमरजेंसी हेल्पलाइन है, 112 एमरजेंसी हेल्पलाइन हो गई, और भी पुलिस के डिफरेंट ऐप है, ऐप SOS, ये सब प्रॉपरली यहाँ पे वर्क करेंगे। इसके लिए जो भी असिस्टेंस है, पुलिस असिस्टेंस, इन सभी को मैनेज करने के लिए केरला ने निर्भया निशा इनिशिएटिव को लॉन्च करा है, ठीक है। अच्छा, केरला राज्य यहाँ पे न्यूज़ में आया है, पहले भी आया था, सो देख लेते, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स हम देख लेते। एट प्रेजेंट यहाँ के CM कौन है? प्लीज़ नोट करेंगे, पिनाराई विजयन यहाँ के CM है एट प्रेजेंट, ठीक है। एंड केरला में फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला कि किसी CM ने 5 ईयर का जो टर्म है उसे कंप्लीट करा है। एंड कब से है यह CM? 2016 से यहाँ पर यह CM की तरह काम कर रहे, और री इलेक्ट भी हो गए एक 5 ईयर का जो टर्म है उसे कंप्लीट करके, और ऐसा करने वाले पहले जो CM है दैट इज पिनाराई विजयन, ठीक है। माय मिस्टेक, पिनाराई विजयन इट इज। ऑल राइट, और यहाँ पे जो भी अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव चल, जस्ट लाइक टाइडल फ्लड, ध्यान रखेंगे टाइडल फ्लड को यहाँ पे किसने लॉन्च करा है? केरला ने लॉन्च करा है। पहला स्टेट है इंडिया का जिसने स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम टाइडल फ्लड यहाँ पे लॉन्च करा है 2024 के वायनाड फ्लड को देखते हुए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन लोगों ने डिजिटल लीडरशिप के लिए के फोन एंड सेवानम टाइप के जो इनिशिएटिव है इन्हें भी लॉन्च किया है। स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था केरला का? 1956, 1 नवंबर को केरला को स्टेट का जो दर्जा है मिला था। यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? पेरियार रिवर है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इसी टाइप से डेली सेशन में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बट मैं भूल गई यहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, हमें रिवीजन करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हियर, which organization recently dismantled the pan-India drug distribution network named Team Kalki. So Team Kalki को हम डिस्कस कर रहे, पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क को टारगेट करने के लिए टीम कल्की को यहाँ पे लॉन्च किया गया। किसने इसे लॉन्च करा? NCB है, ये है NCB, आ जाइए, दैट इज NCB जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यहाँ पर काम करती है, MHA के तहत, और इन लोगों ने यहाँ पे टीम कल्की इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। India's first fully operational ring metro was inaugurated in which city? रिंग मेट्रो वैसे तो कॉमन है, दिल्ली रिंग मेट्रो हो गई, कर्नाटका रिंग मेट्रो हो गई, जयपुर रिंग मेट्रो हो गई,
लेकिन यहाँ पे फुल्ली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो दिल्ली की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। सो यहाँ पे रिसेंटली दिल्ली ने 2 कॉरिडोर्स का जो डेवलपमेंट है उसे कंप्लीट करा है, और जो रेलवे सॉरी जो मेट्रो लाइन है उसे एक्सटेंड करा है। ठीक है, एक एक करके मैं बता देती हूँ। नोट करना, जो फर्स्ट कॉरिडोर यहाँ पे डेवलप हुआ है दैट इज, यहाँ पे मेंशन कर देते, थोड़ा नाम बड़ा है, मार्जिलिस पार्क मोजपुर बाबरपुर ऑन दी पिंक लाइन। ठीक है, 12.3 किलोमीटर ये जो मेट्रो लाइन है इसे यहाँ पे एक्सटेंड किया गया, और नाउ इसे एक्सटेंड करके जो पहले से मेट्रो लाइन थी उसको मिलाकर टोटल जो फर्स्ट कॉरिडोर का जो रूट बन चुका है वो 71.56 किलोमीटर यहाँ पे बन चुका है। नाउ इट इज मार्जिस पार्क शिव विहार पिंक लाइन, और यू कैन से मार्जिलिस। All right, the next one. India's first fully operational ring metro was inaugurated in which city? So इंडिया की फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस सिटी में इसका जो ऑपरेशन है कम्प्लीटली यहाँ पे किया गया। इसका जो आंसर है दिल्ली। वैसे तो रिंग मेट्रो अलग अलग सिटीज से रिलेटेड, जैसे लाइक जयपुर रिंग मेट्रो, कर्नाटका रिंग मेट्रो, दिल्ली रिंग मेट्रो, एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली के लिए। सो रिसेंटली दिल्ली ने 2 कॉरिडोर्स का जो डेवलपमेंट है यहाँ पे कंप्लीट करा है और मेट्रो लाइन को एक्सटेंड करा है। जो फर्स्ट कॉरिडोर है उसका नाम तो यहाँ पे मेंशन है, दैट इज मार्जिलिस पार्क मोजपुर बाबरपुर ऑन द पिंक लाइन। इसके लिए जो रिसेंटली एक्सटेंशन ऐड हुआ है वो 12.3 किलोमीटर का जो मेट्रो लाइन है उसे ऐड किया गया है, और इस प्रकार फर्स्ट कॉरिडोर में टोटल जो मेट्रो लाइन है वो 71.56 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड कॉरिडोर है प्लीज़ नोट करना, उसे दिल्ली में मेजेंटा लाइन पर यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। कितना? 9.9 किलोमीटर का, और 9.9 किलोमीटर ऐड करने के बाद जो टोटल लाइन की लेंथ है वो 49 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच चुकी है। और इस सेकेंड कॉरिडोर का जो नाम है दैट इज दीपाली चौक मार्जिलिस पार्क ऑन द मेजेंटा लाइन। सो बस दोनों के कारण जो मेट्रो लाइन यहाँ पे एक्सटेंड की गई, इसी के कारण यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल दिल्ली मेट्रो 2002 से यह यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्कूल फ्रॉम साइबर थ्रेट। सो यहाँ पे जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं उन्हें सुरक्षा देनी है साइबर थ्रेट से, और उसी के लिए यहाँ पे एक स्टेट ने लॉन्च करा है साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026, और ये स्टेट है केरलम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन बोर्ड ने यहाँ पे इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा है 2026 में। टारगेट पॉइंट यहाँ पे क्या रहने वाला है, पब्लिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना साइबर थ्रेट, और इसके लिए लाइक AI और जो भी टाइप यहाँ पर है पॉक्सो एक्ट, इन सभी को यूज़ किया जाने वाला है इस प्रोटेक्शन के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन हियर। शाइन ऐप न्यूज़ में आया है, इट वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट वर्क प्लेस सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट फॉर विमेन एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पे जो शाइन ऐप है इसे लॉन्च करा है इंडियन रेलवे ने। ठीक है, शाइन का फुल फॉर्म भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, प्लीज नोट करना, इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए इसे लॉन्च किया गया, एंड इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये है शाइन ऐप। नेक्स्ट वन, द अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम था, किसी भी एरिया में अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उस कैटेगरी में पर्टिकुलर अथॉरिटी वहाँ पर सिग्नल्स भेजती थी, अलर्ट्स भेजती थी कि प्लीज़ आप लोग इस पर काम कीजिए, इसका जो लेवल है गिर रहा है, किसका, डिफॉरेस्टेशन का। बट नाउ इन लोगों ने यहाँ पे जो अलर्ट है भेजना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, दैट्स वाई ये जो अथॉरिटी न्यूज़ में आ गया, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सो FSI ने यहाँ पे द अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम को यहाँ पे जो भी इनका ऑपरेशन है उसे स्टार्ट किया था। ठीक है, सो FSI इसे ऑपरेट करता है। ऑलराइट, भारत टैक्सी इज अ कोऑपरेटिव लेड मोबिलिटी इनिशिएटिव एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। सो यहाँ पर हम भारत टैक्सी को डिस्कस कर रहे हैं, जो यहाँ के इंडिया के जो ड्राइवर्स है इनकी ओनरशिप में बनी है, और किस एक्ट के तहत ये काम करती है। एक्ट है यहाँ पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। ठीक है, एंड यहाँ पे इसे ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया, भारत टैक्सी 5 फरवरी 2026 को इसे लॉन्च किया गया,
एट प्रेजेंट कहाँ कहाँ किस एरिया में ऑपरेशन में है। सो प्लीज़ नोट करना, दिल्ली का एरिया हो गया, गुरुग्राम का एरिया हो गया, नोएडा का एरिया हो गया, फरीदाबाद का एरिया हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुजरात हो गया। यहाँ पर जो भारत टैक्सी है अभी काम कर रही है। गुजरात में भी कौन कौन सी, अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ, द्वारका, यहाँ पर जो भारत टैक्सी की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। इंडिजिनस ऐप फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। EMI scheme, the eligible manufacturer and importer scheme has been launched by which organization? So EMI scheme को हम डिस्कस कर रहे हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे EMI स्कीम को लॉन्च करा है। यह जो है ऑप्शन नंबर बी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च करा है। इसका मेन गोल क्या है यहाँ पर, बेसिकली इस स्कीम के द्वारा जो इम्पोर्टर्स है उन्हें कस्टम ड्यूटी से बचाने के लिए इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टर्स के जितने भी गुड्स हैं उनका कस्टम ड्यूटी से यहाँ पे जो भी क्लियरेंस है उसे कंप्लीट करने के लिए द एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर स्कीम को CBIC ने लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा, स्कीम कब से कब तक वैलिड है प्लीज़ नोट करना, 2026 में से लाया गया 1 अप्रैल से एंड 31 मार्च 2028 तक ही यह जो स्कीम है यहाँ पे वैलिड है। इंपोर्ट को प्रमोट करना कस्टम ड्यूटी से बचाने के लिए, दैट्स ऑल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक कार्ड स्कीम, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, फ्री LPG सिलेंडर। वी ऑल नो रेखा गुप्ता के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, दिल्ली है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो CM रेखा गुप्ता के द्वारा इन सभी स्कीम, वेलफेयर स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लखपति बिटिया स्कीम है ना, पहली जो इनकी स्कीम थी लाडली स्कीम, इसी को यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करके लखपति बिटिया स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी है CM रेखा गुप्ता जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, डॉक्टर BR अम्बेडकर यात्रा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट और UT गवर्नमेंट। सो यहाँ पर ये जो यात्रा स्कीम है इसे किस UT ने या स्टेट ने लॉन्च करा है। सो प्लीज़ नोट करना, ये जो UT है पुडुचेरी है और इस स्कीम का जो फर्स्ट बैच है पुडुचेरी गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्ट करा एंड इस स्कीम के तहत BR अम्बेडकर के जीवन से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर प्लेसेस हैं उनके विजिट पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। सो यह जो यात्रा है पुडुचेरी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई और पुडुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी यहाँ पे न्यूज़ में आए, दैट इज के कैलाशनाथन सर, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इनके नेतृत्व में ही यहाँ पे ये जो यात्रा है स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ओवरऑल गवर्नमेंट यहाँ पे 40,000 पर बेनिफिशरी यात्रा के दौरान स्पेंड कर रहा है इस स्कीम के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। पुडुचेरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि हाल फिलहाल यहाँ पे न्यूज़ में रहे, लास्ट भी हमने सेशन में देखे ही थे। जैसे कि डी-जियो ट्रांसफर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन पुडुचेरी। 16 अगस्त को डी-जियो ट्रांसफर डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जब ऑफिशियली जो पुडुचेरी है इसे यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, what is the name of the scheme launched by Tamil Nadu government in March 2026 to encourage women entrepreneurship? So women entrepreneurship को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन के द्वारा जो इस स्कीम को लॉन्च किया गया, स्कीम का नाम है WESS। ऑप्शन नंबर A इज द आंसर, तमिलनाडु विमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम है यहाँ पर, यह है WEES है एक्चुअली, TWEES, ठीक है। सो बस तमिलनाडु की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम है। इसके अलावा तमिलनाडु को डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई है, इनका बजट भी हम देखेंगे। इन्होंने यहाँ पे 1.72 लाख करोड़ का जो बजट है यहाँ पे पास करवाया है, इसे ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पे तमिलनाडु भी हाल ही में मार्च में ही बिगेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बना है इंडिया का। इंडिया का टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे करते हुए। ऑलराइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च फॉर द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन अक्रॉस द इंडियन रेलवे नेटवर्क? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया है ना, 2022 में
अमृत भारत स्टेशन स्कीम को लॉन्च किया गया और उसका मेन गोल क्या है, रेलवे का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसे अपग्रेड करना और डेवलप करना. Which ministry has implemented a global engagement scheme to promote India's rich culture heritage internationally? So हमारा जो कल्चर हेरिटेज इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट तक उसे पहुंचाना है, ग्लोबल कल्चर तक उसकी रीच करानी है और उसी के लिए हमने यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, एंड दैट इज द ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम. ठीक है, इस स्कीम के 3 कॉम्पोनेंट है, बस 3 कॉम्पोनेंट का नाम आप ध्यान रखेंगे. पहला है FOI, फेस्टिवल ऑफ इंडिया. दूसरा है ग्रांट इन एड टू इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चर सोसाइटीज. ठीक है, थोड़ा नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कुछ इस प्रकार से. यह इसका सेकंड कंपोनेंट है. और जो इसका थर्ड कंपोनेंट है कंट्रीब्यूशन टू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इस प्रकार ये जो स्कीम है 3 कंपोनेंट पर काम करेगी, जैसे रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया गया है. ठीक है, तीनों कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन है. ऑलराइट, आगे बढ़ते. What is the name of the scheme launched by government to provide cashless treatment to road accident victim? So यहाँ पे recently 13th of Feb 2026 को एक स्कीम को लॉन्च किया गया. इस स्कीम का नाम है PM राहत स्कीम. ऑप्शन नंबर 20 दिया आंसर. इसका मेन गोल क्या है, 1.5 लाख रुपीस तक का कैशलेस ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराना है अप टू 7 days रोड एक्सीडेंट जो विक्टिम है उनके लिए. ठीक है, इस स्कीम को PM राहत को प्लीज नोट करना. मोटर व्हीकल एक्ट है यहाँ पे 1988, उसके साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया. इस व्हीकल एक्ट का भी सेक्शन 162, ठीक है, उसके तहत PM राहत को यहाँ पे लॉन्च किया गया. अच्छा, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम को? इस स्कीम को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट है, एक प्लेटफॉर्म है जो पुलिस यहाँ पे यूज करता है और उसकी बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा. EDAR इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा. दैट्स ऑल. PM राहत का फुल फॉर्म देख लो, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फॉर एक्सीडेंट विक्टिम. यहाँ पर यह इसका फुल फॉर्म है. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, द PM प्रणाम स्कीम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? PM प्रणाम किस सेक्टर से रिलेटेड है? अच्छा, PM प्रणाम मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के तहत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत काम करती है. ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे पिक्चर लगा रखा है JP नड्डा, बिकॉज JP नड्डा सर ही मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को यहाँ पे लीड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ. इन्होंने यहाँ पे PM प्रणाम से रिलेटेड जो डेटा है एक्सप्लेनेशन लोकसभा में रिसेंटली दी थी, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गए थे. ऑप्शन नंबर A से PM प्रणाम यहाँ पे रिलेटेड है एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर. मदर जो अर्थ है उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे PM प्रणाम को लॉन्च किया गया है. PM प्रणाम का फुल फॉर्म है, बस उसे देख लो और लॉन्चिंग ईयर देख लो बस. यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ, और इसे लॉन्च किया गया था 28 जून 2023 में. किसने लॉन्च करा था? CCEA ने, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसे डायरेक्टली PM यहाँ पे चेयर करते हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ते. आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन, दिशा स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? दिशा स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं. इसका फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस. और कभी से लाया गया, कौन सी इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया था. 5 ईयर की ये स्कीम है, 2026 तक ही यहाँ पर ये रहने वाली, एक्सपायर होने ही वाली है, मार्च के एंड तक हो जाएगी. ठीक है, एंड इस स्कीम का मेन गोल क्या था? यहाँ पे जस्टिस का जो एक्सेस है, जस्टिस दिलाना, उसी के लिए दिशा को यहाँ पे लाया गया. इसके 3 कंपोनेंट है यहाँ पे, टेली लॉ, इसके अलावा सेकेंड है न्याय बंधु, और एक और है दैट इज लीगल लिटरेसी. ठीक है, ये तीनों इसके कंपोनेंट है. लीगल लिटरेसी इज दिस थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिशा स्कीम. ओवरऑल 2021 में इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है विथ अ बजट ऑफ 250 करोड़ रुपीज. 250 करोड़ का बजट है दिशा के लिए. यहाँ पे कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत, एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यहाँ पे जो इसे इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है. दैट्स ऑल. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन है, which state government has launched the scheme that is Gaudham Yojana to manage stray and abandoned cattle. यहाँ पे एक राज्य सरकार ने आवारा और जितनी भी abandoned छोड़ी हुई
कैटल है, गाय हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे लॉन्च करा है गौधान योजना। और इसे किसने लॉन्च करा है? दैट स्टेट इज छत्तीसगढ़ ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। छत्तीसगढ़ के जो फर्स्ट ट्राइबल सीएम है जिनका नाम है विष्णुदेव साय, इनके द्वारा गौधाम योजना को यहाँ पे लॉन्च किया गया। अच्छा, गौधाम योजना के तहत यहाँ पे स्टेट का टारगेट है सम 1460 कैटल शेल्टर, जो जिसे हम कहेंगे गौधाम, उसे यहाँ पे मैनेज करना। सो बस यही इसका टारगेट है। फर्स्ट फेज में यहाँ पे कंप्लीट किया गया कितना गोल? 29 गौधाम 11 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ऑलरेडी मैनेज हो रहे हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो यहाँ पर यह जो सहकार योजना है इसे लॉन्च करा है एनसीडीसी ने, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनसीडीसी की यह स्कीम है। इसका मेन गोल क्या है? एग्रीकल्चर और उसके जितने भी एलाइड सेक्टर है, जितने भी यहाँ पर सहकारी जो संघ बने हुए हैं, कोऑपरेशंस बने हुए हैं, उनमें फंड मैनेजमेंट को देखना। फंड फ्लो नहीं रुकना चाहिए, क्रेडिट फ्लो यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। सो क्रेडिट फ्लो को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए यहाँ पे एनसीडीसी ने दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना को यहाँ पे लॉन्च करा, दीर्घावधि। ठीक है, ऑलराइट। ये जो बिल्डिंग है एनसीडीसी की बिल्डिंग है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है इनका। ये कहाँ पर यह लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। किसके तहत ये काम करती है? सो प्लीज नोट करना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत यह काम करती है, जिसको एट प्रेजेंट कौन यहाँ पे कैबिनेट कर रहे ये आप बता दीजिए। एंड 1963 में यहाँ पे एनसीडीसी को बनाया गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। और इज द नेम ऑफ अ स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर प्रमोटिंग स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स? सो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम यहाँ पे मार्केट में आई है। किसने इसे लॉन्च करा है? हमारे जो यूनियन कैबिनेट को चेयर करते हैं, प्लस हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी सर के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, 26-27 फाइनेंशियल ईयर में लाया गया। टारगेट है इसका 30-31 फाइनेंशियल ईयर। पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो टोटल आउटले है और बजट वो कितना है? 2584.60 करोड़। इस स्कीम का मेन गोल क्या है? 1500 मेगावाट यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, वो यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट स्टेट में कंप्लीट करनी है। और ये जो 1500 मेगावाट टोटल जो अचीव करना है, 1 से 25 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करके यहाँ पे अचीव करना है बस। ठीक है, एट प्रेजेंट इस स्कीम में यहाँ पे जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है वो 3.6 करोड़ का मिला है पर मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए, और यू कैन से 30% प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए। यानी यहाँ पे सेंटर आपको सेंट्रल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा हर 1 मेगावाट पर 3.6 करोड़ रुपीस का, और प्रोजेक्ट का 30%, जबकि स्टेट यहाँ पे दे रहा है 2.4 करोड़ का पर मेगावाट, और जो भी प्रोजेक्ट है उसकी 20% कॉस्ट। ठीक है, तो ये स्टेट का फाइनेंशियल असिस्टेंस और ये सेंटर का फाइनेंशियल असिस्टेंस। दैट्स ऑल एंड दैट इज ऑल स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है IPSRC को हम डिस्कस कर रहे, द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। इसे यहाँ पे किसने इम्प्लीमेंट करा है? कौन इसे यहाँ पे देख रहा है? किसी अम्ब्रेला स्कीम का यह पार्ट है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अटल वायु अभ्युदय योजना है यहाँ पर। और इसी का कॉम्पोनेंट है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, और इसे यहाँ पे लॉन्च करा है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका मेन गोल क्या है? जो एल्डर पीपल है, इनके जो भी केयर होम है, मेडिकल सर्विस है, फिजियोथेरेपी यूनिट है, मेन गोल क्या है यहाँ पर? एल्डरली पीपल्स के लिए एक वेलफेयर स्कीम की तरह यह काम करने वाली है IPSRC, जिसको रिसेंटली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने जो अप्रूवल है वो दिया है। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, रिसेंटली विच स्कीम वाज अप्रूव्ड टू डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स इन इंडिया? सो यहाँ पे इंडिया में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स का डेवलपमेंट करना है। विकसित भारत के साथ ये जो गोल है लाइन करता है। वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना यहाँ पर गोल है। इंडस्ट्रियल पार्क आपको मेंशन हो ही रहा है यहाँ पे, और यह पार्ट है भारत औद्योगिक विकास योजना का भव्य इनिशिएटिव। भव्य इनिशिएटिव का फुल फॉर्म मेंशन है, एंड इसके लिए बजट 33,660 करोड़ यहाँ पे दिया गया है। और कौन इसे देखेगा? बेसिकली यहाँ पे
NICDP है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत भव्य स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया के अक्रॉस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रोवाइड फिक्स्ड एयरफेयर्स? सो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन लोगों ने एक निश्चित हवाई किराए, जो भी यहाँ पर चार्जेस है, फिक्स रेट प्रोवाइड कराने के लिए एक स्कीम को यहाँ पे स्टार्ट करा है। स्कीम का नाम है फेयर से फुर्सत, वन रूट वन फेयर। ठीक है, इसे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? किंजरापू राम मोहन नायडू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, ये जो स्कीम है इसी साल आई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 18 मार्च 2026 को यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और मेन गोल क्या है? जो एयर फेयर्स है उसे यहाँ पे फिक्स करना और रीजनल बनाना, यही इसका यहाँ पे गोल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। अच्छा, यह भी किसी के तहत काम करती है। किसके तहत? DGCA। DGCA यहाँ पे MOCA के अंतर्गत काम करता है। DGCA कौन है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। PM पोषण हम देख रहे हैं, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री? PM पोषण को किसके तहत यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है मिल रहा है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन PM पोषण को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे रिसेंटली PM पोषण के तहत जो ब्रेकफास्ट है पर्टिकुलर स्कीम में ऐड कराने के लिए जो सिफारिश है यहाँ पे की गई, दैट्स व्हाई न्यूज में आ गया। सिफारिश किसने की? द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन है, इन लोगों ने रिकमेंडेशन दी है ब्रेकफास्ट ऐड हो PM पोषण के तहत, सो दैट जो भी अंडर नरिशमेंट स्टूडेंट है उनका जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उस पर काम किया जा सके। किस किस के साथ ये अलाइन करता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ यह अलाइन करता है, और जो खुद 15 ईयर के मॉडल पर काम करती है। एंड इसके अलावा PM पोषण का पुराना नाम यहाँ था मिड डे मील स्कीम, इसे भी ध्यान रख लेना। मिड डे मील स्कीम इसका पुराना नाम था, जिसे मिड डे मील स्कीम को 1995 में यहाँ पे लॉन्च किया गया। PM पोषण को 2021 में लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक पोषण अभियान है, वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन के तहत है, लेकिन PM पोषण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है। PM पोषण एग्जैक्टली यहाँ पे 3 टाइप के जो स्टूडेंट्स है उन्हें जो हॉट एंड कुक्ड मील है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। कौन कौन से स्टूडेंट है? 1st to 8th क्लास तक के स्टूडेंट एंड बाल वाटिका स्टूडेंट प्लस गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स है उन्हें यहाँ पे यह जो स्कीम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, the next one, the MCGS for MSMEs is implemented by which organization? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है? काफ़ी पुरानी स्कीम है ये, 2007 में आई थी यह। और रिसेंटली हुआ क्या, 25-26 का जो बजट था उसमें कुछ रिवीजन पॉइंट इस स्कीम के लिए आए थे, जिसके कारण ये करंट अफेयर में आ गई। इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। एक गारंटी की तरह ये काम कर रहा है इस स्कीम के लिए। नाउ यहाँ पे न्यूज़ में क्यों आई ये स्कीम? बिकॉज पहले इस स्कीम के लिए 75% जो गारंटी कवरेज थी वो यहाँ पे पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यहाँ पे मैनेज कर रही थी। इट मीन्स यहाँ पर जो MSME है जिनके प्रोजेक्ट की वैल्यू 100 करोड़ है उनको 75% यहाँ पे गारंटी जो लोन है दिया जा रहा था मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए, बट नाउ 75% लिमिट को कर दिया गया 60% लिमिट। सो 60% गारंटी कवरेज लोन्स के लिए 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट को टारगेट करने के लिए। ठीक है, सो इसी के लिए यहाँ पे MCGS न्यूज़ में आ गया। अच्छा, MCGS के लिए जो एलिजिबल MSMEs है उन्हें किस प्रकार से यहाँ पे छाटा जाएगा? सो एक पोर्टल है दैट इज उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल की हेल्प से यहाँ पे एलिजिबल जो MSME है, मैन्युफैक्चरर्स है, उन्हें इस स्कीम के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए चेक की जाएगी। सो उद्यम पोर्टल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए इस स्कीम के बेनिफिट्स उठाने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते। ओवरऑल क्रेडिट सपोर्ट स्कीम है MCGS। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, RODTEP scheme is administered by which department? The remission of duties and taxes on exported product. सो इस स्कीम को यहाँ पे कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? प्लीज नोट करना, इस स्कीम से रिलेटेड 2 पॉइंट है, एक जो इसे एडमिनिस्टर कर रहा है, एक जो इसे मैनेज कर रहा है, दोनों यहाँ पे डिफरेंट है। प्लीज नोट करना। पर्टिकुलर स्कीम को 2021 में लॉन्च करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है जो RODTEP को यहाँ पे मैनेज कर रहा है, ठीक है। RODTEP का मेन गोल क्या है, यहाँ पे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं इन्हें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस है फेस करने पड़ते हैं एक्सपोर्ट के दौरान, जिससे इनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी अफेक्ट हो जाता है, बेनिफिट अफेक्ट हो जाता है। उसी से बचाने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने RODTEP स्कीम का जो अप्रूवल है 2021 में दिया, ठीक है। सो दैट जितनी भी ड्यूटीज़ या टैक्स या किसी भी टाइप का जो यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स लग रहा है एक्सपोर्टर्स पर, वो इन्हें रिफंड हो जाए। और इसी रिफंड स्कीम को हम कहते हैं RODTEP स्कीम, द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। बट इसे यहाँ पे एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, एंड दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यह यहाँ पे पर्टिकुलर स्कीम का एडमिनिस्ट्रेटर है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, लेकिन पर्टिकुलर स्कीम का जो मैनेजमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, एंड दैट इज RODTEP स्कीम। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसे प्रमोट करने की ये स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ हम हमेशा डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को, जैसे लास्ट ही 2025 में लॉन्च किया गया विथ अ बजट ऑफ 25,060 करोड़। इसका मेन गोल क्या है, दो इसके यहाँ पे सब स्कीम है, निर्यात दिशा एंड निर्यात प्रोत्साहन, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंडिया में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इसे यहाँ पे लाया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्कीम अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड इमिग्रेशन वीजा एंड फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो इंडिया में यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करना है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री कब यहाँ पर अच्छे से काम करेगी, जब वीज़ा प्रॉपर हो, फॉरेनर्स का रजिस्ट्रेशन, इमिग्रेशन, ये सब प्रॉपर मैनेज हो। और उसी के लिए एक स्कीम को लॉन्च कर दिया यहाँ पे, एंड दैट इज IVFRT स्कीम, इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एंड द ट्रैकिंग, ठीक है। इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया कब, 2026 में ही इसे लॉन्च किया गया। 2031 तक इस स्कीम को टारगेट किया जाएगा। बजट नोट कर लीजिए, 1800 करोड़ का बजट है इस स्कीम के लिए। सो मॉडर्नाइज करना है हमें हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन और वीज़ा जो सुविधा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेशन में हमने डिस्कस करा था इंडिया का जो वीज़ा फैसिलिटी है, इसे कौन से ईयर में लॉन्च किया गया। प्लीज नोट करना, 2014 में वीज़ा जो सिस्टम है उसे इंडिया में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च अनमोल स्कीम। अनमोल स्कीम का फुल फॉर्म देख लो पहले, एडवांस न्यू बॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर। और इसे यहाँ पे किसी स्टेट ने लॉन्च करा, दिल्ली की स्कीम है यहाँ पे। इसका मेन गोल क्या है, सिटी में जितने भी न्यू बॉर्न है लार्ज स्केल पर जेनेटिक स्क्रीनिंग जो सुविधा है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी अनमोल स्कीम। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, which country has launched the world's first sovereign financial cloud services infrastructure, SFCSI, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। इसका मेन गोल क्या है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो साइबर सिक्योरिटी भी ऑफर करेगा, AI लर्निंग भी ऑफर करेगा, AI से बेस्ड जितने भी एनालिटिक्स है, एनालिसिस AI के बेसिस पे किया जाएगा, एंड मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाएगा, डेटाबेस, ठीक है, उसे मैनेज करना। सो ये सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, दैट इज SFCSI, सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज। वर्ल्ड का पहला इस टाइप का जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च करा है UAE ने, यूनाइटेड अरब अमीरत ने, ठीक है। और UAE का भी सेंट्रल बैंक है यहाँ पे, इन लोगों ने इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च करा। ऑलराइट, आगे बढ़ते। ओवरऑल UAE को अगर देखना है सो देख लीजिए, अपना जो कोस्टल लाइन है पर्शियन गल्फ के साथ यहाँ पर यह शेयर करता है। एंड आगे जो यहाँ पे कौन सा है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। अभी रिसेंटली जो हाईलाइट में चल रही दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ध्यान रखना, अपनी जो लैंड बाउंड्रीज है केवल दो कंट्री के साथ शेयर करता है। मैप में आपको लग रहा है UAE है, बट नॉट, ईरान और ओमान के साथ यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अपनी जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर करता है। ओवरऑल 33 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जस्ट यहाँ पे मैप में शो हो गया, दैट्स वाई मैंने बता दिया। अदरवाइज डेली सेशन में हम ये सारी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट GST ग्रोथ ऑफ 37% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26। सो यहाँ पे एक इंडियन स्टेट है
जिसने इंडिया के जीएसटी ग्रोथ से भी ज़्यादा जीएसटी ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर करी है 37%। और ये जो स्टेट है नागालैंड, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का यहाँ पे फेमस है, वी ऑल नो। नागालैंड के काफ़ी सारे फेस्टिवल है, अभी हम डिस्कस करेंगे उन्हें भी, बट यहाँ पे ध्यान रखना जो जीएसटी ग्रोथ है 37% है, जबकि नेशनल जो एवरेज है वो 6.8% है। और नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा जो जीएसटी रिकॉर्ड हुई है वो नागालैंड में हुई है। एंड रिसेंटली नागालैंड असेंबली में यहाँ के जो गवर्नर है, कौन है नागालैंड के गवर्नर, दैट इज अजय कुमार भल्ला, इनके द्वारा यह जो डिटेलिंग है अनाउंस की गई, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल जीएसटी 2017 में इसे लाया गया। 3 टाइप की जीएसटी है हमारे पास, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नागालैंड को हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो नागालैंड के एक्चुअली फेस्टिवल्स को हम डिस्कस करेंगे। इनके फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आए दिन करंट अफेयर में आ रहे हैं। सो प्लीज़ नोट करना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल है, यह यहाँ पे रिलेटेड है नागालैंड से। इसके अलावा फर्स्ट सोयाबीन फेस्टिवल फार्मर एम्पावरमेंट के लिए यह यहाँ पे रिलेटेड है सेम नागालैंड से, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो अदर स्टेट्स जैसे लाइक चापचूर ये मिजोरम से है। ऑलराइट, बाकी क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा फेस्टिवल टॉपिक आएगा। अदरवाइज हमने नागालैंड के बस 2 मेजर जो फेस्टिवल है उन्हें डिस्कस किया है। इसके अलावा नागालैंड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को भी हम देख सकते हैं। जस्ट लाइक प्लीज नोट करना यहाँ पे, विच फेस्टिवल फ्रॉम नागालैंड वॉन द सिल्वर बैनन अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस। और यह है हॉर्नबिल फेस्टिवल, द स्टेट फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, by using which method did scientists study fossil leaves from Nagaland to understand the evolution of Indian monsoon। So जो भारतीय मानसून है, रिसेंटली इसके लिए जो रिसर्च की गई उसके लिए यहाँ पे क्लैम्प मेथड को यूज़ किया गया नागालैंड में, ठीक है, फॉसिल लीव्स की स्टडी करने के लिए। एंड यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च इन नागालैंड टू रिवाइव ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज एंड स्ट्रेंथन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसके लिए इन लोगों ने मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च करा है। सो पुनरुत्थान मिशन नागालैंड से यहाँ पे रिलेट करता है। इसके अलावा व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड एनडीआरएफ डिजास्टर रिलीफ फोर्स फ्रॉम नागालैंड टू एनहांस प्रिपेयर्डनेस फॉर मॉनसून रिलेटेड डिजास्टर। इसके लिए एक्सरसाइज राहत को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिप्लॉयड द एआई सिस्टम सुदर्शन टू मॉनिटर मिसलीडिंग फाइनेंशियल कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म इन मार्च 2026। तो यहाँ पे रिसेंटली एआई सिस्टम को लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुदर्शन। इसका मेन गोल क्या है, यहाँ पे जितना भी मिसलीडिंग फाइनेंशियल कंटेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे यहाँ पे मॉनिटर करना, हटाना। और इसी के लिए सेबी ने लॉन्च करा है सुदर्शन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मेन गोल क्या है, यहाँ पे सेम मिसलीडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और किसी भी प्रकार की इलीगल जो एडवाइस है जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे फैल रही है उसे यहाँ पे रोकना, यही सुदर्शन का मेन गोल यहाँ पे रहने वाला है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। एंड विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आप समझ ही पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो चुका, गवर्नमेंट स्कीम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ हम बैंकिंग करंट अफेयर यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च स्पेशलाइज स्फूर्ति प्रोग्राम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। स्फूर्ति प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसका मेन गोल क्या है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट करना है और उन्हें फंडिंग सपोर्ट देना है। और यह जो स्कीम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च करी है, दैट इज लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड ने। बेसिकली यह जो प्रोग्राम है लोन ऑफर करेगा 25 ईयर्स तक, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी लोन हो सकता है यह, या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है यह, और इंडस्ट्रियल लोन ये दे रहा है 12 ईयर्स तक, ठीक है। सो बस विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो की यहाँ पे प्रोग्राम, एंड दैट इज स्फूर्ति। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन, द नेशनल क्लाइमेट स्टिक इनोवेशन चैलेंज हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर नेशनल क्लाइमेट स्टिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर ये जो चैलेंज है इसे लॉन्च कर, दिस नाबार्ड, नाबार्ड ने इसे लॉन्च करा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है यहाँ पे। अच्छा, नाबार्ड किसके तहत काम करता है ये बता सकते हैं आप? नाबार्ड का काम क्या है, एक्सपोर्ट को देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन काम है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यहाँ पे नाबार्ड फंक्शन करता है। ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका आंसर नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इसका आंसर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत नाबार्ड काम करता है ना। इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, गेट्स फाउंडेशन और एक है
डलबर्ग एडवाइजर्स, इनके साथ कोलैब करके लॉन्च करा है नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन। इसका मेन गोल क्या है? इंडिया का जो क्लाइमेट डेटा है उसका जो भी डेवलपमेंट है, हीट वेव्स का पैटर्न समझना, फ्लड मैनेजमेंट, सूखा उसे से निपटने की जो भी कंडीशन है, ड्रॉट उसे मैनेज करना, साइक्लोन किस प्रकार एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रही है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, उस सभी के लिए यहाँ पे नेशनल क्लाइमेट जो स्टेक है इसे लॉन्च करा है नाबार्ड ने। ओवरऑल नाबार्ड 1982 में इंडिया में आया था रूरल डेवलपमेंट के लिए, और उसका जो मेन फोकस है वो एग्रीकल्चर और क्रेडिट सिस्टम रूरल एरिया में जो है उसको गोल करना। ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस इसका मेन गोल है, ये भी ध्यान रख लेना। माइक्रो फाइनेंस एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर यह प्रमोट करता है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वह। ऑलराइट आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू डोमेस्टिक ग्रीन बॉन्ड। सो डोमेस्टिक ग्रीन बॉन्ड को इशू करने वाला जो पहला बैंक है कौन बना है? दैट इज स्टेट बैंक नहीं है, HDFC भी नहीं है, ICI भी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ईयर बॉन्ड इसे इशू करेगा, और NSE पर, NSE कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा, प्लेटफॉर्म का नाम है इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इस प्रकार 7 ईयर बॉन्ड, और इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली, बड़ौदा ने 10,000 जो करोड़ फंड है उसे रेज किया है लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करने के लिए, और इस टाइप का इनिशिएटिव करने वाला पहला बैंक ये बन चुका है। ठीक है, The next one, according to the US Department of Agriculture, which country became the largest supplier of cotton products to the US in 2025? So cotton products का जो largest supplier है किसके अकॉर्डिंग? US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग। सो US में सबसे ज़्यादा जो कॉटन प्रोडक्ट है वो इंडिया से जा रहा है। इस कैटेगरी में हमने सरपास करा है चाइना, एंड चाइना पीछे रह गया 2 रीज़न के कारण। फर्स्ट, US का जो टैरिफ है चाइना पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, और सेकेंड है उइघर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। इस एक्ट को 2021 में यहाँ पे लाया गया था। इस एक्ट का मेन गोल क्या है? उइघर कम्युनिटी है यहाँ पर, इनसे फोर्स्ड लेबर की जो प्रैक्टिस है वो कराई जाती है, और सबसे ज़्यादा फोर्स्ड लेबर की जो प्रैक्टिस है चाइना का एक शहर है दैट इज जिनजियांग, यहाँ पे होती है। एंड दैट्स वाई ऐसे प्रोडक्ट जो उइघर फोर्स्ड लेबर को यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे बैन कर दिया गया है इस एक्ट के बेसिस पर। एंड दैट्स वाई चाइना का जो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट है प्रोडक्ट्स को लेकर वो यहाँ पर कम हो रहा है, एंड दैट्स वाई चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा US में, एंड इंडिया यहाँ पे इसके लिए टॉप पर आ गया, और मेनली हम यहाँ पे कॉटन प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। दैट्स वाई इंडिया बन चुका है लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स। बस इसके अलावा हमने इस एक्ट को डिस्कस करा है, क्या नाम है इसका? उइघर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, which mining company has become the first in India to produce 15 million ton of iron ore in single financial year? एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 50 मिलियन टन आयरन ओर, और इसको प्रोड्यूस करने वाली इंडिया की पहली जो माइनिंग कंपनी कौन बनी है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन के तहत यहाँ पे फंक्शन करती है, और इन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर में 50 मिलियन टन ऑफ आयरन यहाँ पे प्रोड्यूस करा है। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल माइन से बस एक गोल हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इंडिया का गोल 300 मिलियन टन का स्टील प्रोडक्शन हमें करना है। कब तक? टारगेट ईयर 2030 यहाँ पे रखा गया है। सो इंडिया का जो गोल है स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को 300 मिलियन तक पहुंचाना है। उसी के साथ जो NMDC है इसके गोल अलाइन करते हैं, और उसी का यह पार्ट बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। द न्यू GDP डेटा सीरीज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूजेस व्हिच बेस ईयर? सो यहाँ पे GDP और इसके लिए जो न्यू डेटा बेस ईयर है किसे सिलेक्ट किया जाएगा? दैट इज 22-23 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर यह बन चुका है। पहले कौन सा था? 2011-12 फाइनेंशियल ईयर था, जिसके बेसिस पर GDP का जो भी आकलन है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कर रहा था, और अपने जो डेटा है वो यहाँ पे पब्लिश कर रहा था। नाउ ये लोग 22-23 फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा सीरीज है उसे यूज करेंगे। ठीक है, ओवरऑल GDP को देख लेना। GDP क्या होता है? एक पर्टिकुलर कंट्री का टोटल जितना भी प्रोडक्ट आउटपुट आया है उसी का एनालिसिस यहाँ पे GDP की फॉर्म में किया जाता है। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। According to recent data, which state has become India's top textile exporting state? अच्छा, यह क्वेश्चन तो अभी हमने रिसेंटली कवर किया था।
एंड दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु यहाँ पे इंडिया का टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर यहाँ पे बना है। इस कैटेगरी में तमिलनाडु ने गुजरात एंड महाराष्ट्र को पीछे किया। द नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट इनसाइट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच गवर्नमेंट बॉडी। सो प्रोजेक्ट इनसाइट को देख रहे हैं, इसका काम क्या है? जो लोग भी यहाँ पे टैक्स चोरी कर रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट इनसाइट को यहाँ पे लाया गया। किसने इसे लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आईटीडी ने इसे लॉन्च करा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द आंसर। टैक्स इवेजन जो प्रैक्टिस है इसे रोकने के लिए, टैक्स चोरी, ठीक है, यही इसका गोल है। प्रोजेक्ट इनसाइट एक एआई ड्राइवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है यहाँ पर, ये है। नेक्स्ट वन, प्रारंभ 2026 इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। प्रारंभ को हम देख रहे हैं, प्रारंभ का फुल फॉर्म नोट कीजिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। इसे किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनिशिएटिव है। अच्छा, इसका मेन गोल क्या है? लोगों को टैक्स पे करने के लिए अवेयर करना और बेनिफिट बताना, और बस उसी के लिए इस कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च किया गया, प्रारंभ 2026। इसके लिए डिफरेंट टाइप के जो कैंपेन सर्विस है उसे यूज किया जाएगा, जस्ट लाइक टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉल्स हो गए, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना कि किस प्रकार टैक्स देना बेनिफिशियल बन सकता है, बस उसी के लिए प्रारंभ 2026 को यहाँ पे लॉन्च किया गया। कब से इफेक्ट में आएगा ये? 1 अप्रैल 2026 से ये जो अवेयरनेस कैंपेन है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च करने जा रही है। ऑलराइट, एनपीसी को हम देख रहे हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, एंड इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। किसके तहत एनपीसी काम करता है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत जो एनपीसी काम करता है। अच्छा, एनपीसी का मेन गोल क्या है यहाँ पे इंडिया में? जो प्रोडक्टिविटी है उसे बूस्ट करने के लिए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यहाँ पे काम करती है। प्रोडक्टिविटी कौन कौन से फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो या फिर सर्विसेज सेक्टर हो, तीनों में प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एनपीसी इज द एपेक्स बॉडी। 1958 में एनपीसी को बनाया गया, हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत यह लोग फंक्शन करते हैं। अच्छा, रिसेंटली हुआ क्या? एनपीसी को एक अदर स्टेटस मिला है। कौन सा स्टेटस मिला है? एनपीसी जब यहाँ पे एनवायरमेंट ऑडिट करेगी तब इसे जाना जाएगा एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी के तौर पर। सो रिसेंटली यहाँ पे एनवायरमेंट ऑडिट प्रैक्टिस के लिए एनपीसी को एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी का जो स्टेटस है दिया गया। सो एनपीसी के 2 रोल हो चुके हैं। जब ये ईएडीए की तरह काम करेगी तब ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के तहत, और जब ये एनपीसी की तरह काम करेगी तब ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। दैट्स ऑल, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, MSE CDP is implemented by which ministry? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मेन गोल क्या है? कौन सी मिनिस्ट्री के तहत यह काम करती है? इसका मेन गोल है इंडिया में एमएसएमई सेक्टर की स्किल पर काम करना, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना, और इसी के लिए काफ़ी सारे जो एमएसएमईज इनका क्लस्टर बनाया जाएगा और उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। सो कॉमन सर्विस सेंटर किस इनिशिएटिव का पार्ट है? बस इसे ध्यान रख लेना। इसके लिए जो स्कीम है MSE CDP, द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत इसे यहाँ पे लाया गया। एंड प्लीज नोट करना, MSE CDP स्कीम के तहत जो क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, क्लस्टर इट मीन ग्रुपिंग डिफरेंट एमएसएमईज की, वो की जाएगी स्फूर्ति स्कीम के तहत। सो स्फूर्ति स्कीम का जो भी पार्ट है उसे यहाँ पे MSE CDP स्कीम में लॉन्च किया गया। स्फूर्ति स्कीम, एक बार इसको देख लो, क्या है ये? है एक स्कीम है, ये है, इसका फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसे बूस्ट करने के लिए यहाँ पे स्फूर्ति को लाया गया। कब? 2015 में। और इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए क्लस्टर फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा रहा है। सो क्लस्टर बनाया जाएगा, उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर होगा। सो क्लस्टर प्लस कॉमन सर्विस सेंटर, और ये फीचर है MSE CDP का। ओवरऑल सब यहाँ पर काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, और यू कैन से ASSE is conducted by which organization? So ASSE यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा है? ASSE को कंडक्ट करने वाली बॉडी NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 2019 में इन लोगों का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, मेन गोल क्या है? इंडिया में जो अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग की स्टडी करने के लिए यहाँ पर जो सर्वे होता है दैट इज ASSE।
और इसे रिसेंटली एनोसो ने यहाँ पे कंडक्ट किया था जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल इसका मेन गोल क्या है, जीडीपी जो एस्टिमेशन है इसके लिए इनपुट प्रोवाइड करना, और कौन से सेक्टर के लिए, अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। सो एसीसी बाय एनएसओ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच रेगुलेटरी बॉडी गवर्न्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन इंडिया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, किसने इसे लॉन्च करा है, कौन इसे देखता है, दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये क्या है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ये म्यूचुअल फंड की तरह या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह एक टाइप का ये हो गया म्यूचुअल फंड। अच्छा, इन्वेस्टर्स को ये डायरेक्टली अलाउ करेगा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जस्ट लाइक हाईवे, सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो सिस्टम आया दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बाय द सेबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BIS लोकेटेड। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अच्छा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में, इसे ध्यान रख लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लेकिन इन लोगों का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है। एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसे फाउंड किया गया 2016 में। नाउ 10 साल कंप्लीट हुए एंड दैट्स वाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ पे न्यूज में आ गया। नेक्स्ट वन, वेयर वॉज 16th edition ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार कंडक्टेड इन इंडिया। सो प्लीज नोट करना, हम यहाँ पे जस्ट एक्सरसाइज का टॉपिक देख रहे हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, सो इसमें मैं वन वर्ड में आंसर आपको करना प्रेफर करूंगी। 16th edition है एक्सरसाइज वज्र प्रहार का, कहाँ पे हुआ, हिमाचल प्रदेश में। किसने कंडक्ट करा, इंडियन आर्मी एंड यूएस ने। नेक्स्ट वन, सैयद 3G इज अ नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। सैयद, एंड इसे यहाँ पे किसने डेवलप करा, एक एयर डिफेंस मिसाइल, ईरान की है। यहाँ पर ये टेस्ट किया था, गया था इसका रिसेंटली टेस्ट। एंड एक्सरसाइज धर्मागाजियन इंडिया एंड जापान में यह होती है, और इस बार कहाँ पर हुई थी, उत्तराखंड में, एंड दैट्स वाई न्यूज में आ गई। नेक्स्ट वन, CM-302 इज अ सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है, एंड दैट इज चाइना ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है। एंड ईरान ने रिसेंटली एक डील यहाँ पे साइन करी है चाइना के साथ इसके प्रोक्योरमेंट के लिए, एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। वेयर वॉज एक्सरसाइज अग्निवर्षा, कहाँ पर हुई, राजस्थान में इसे कंडक्ट किया गया। राजस्थान में एक फायरिंग रेंज है दैट इज पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, और यहाँ पर इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, एंड दैट्स वाई न्यूज में आ गया। स्काई स्टिंग is a 6th generation beyond visual range air to air missile developed by which country। so BVRA हमको डिस्कस कर रहे हैं, एयर टू एयर मिसाइल किस कंट्री ने इसे डेवलप करा, इजराइल की है ये है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे 2 डे विजिट के लिए, और उस टाइम पर स्टेट विजिट के दौरान हमने फोकस करा इसके प्रोक्योरमेंट के लिए, एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। किसने इसे डेवलप करा है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पे इन लोगों ने इस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप करा है। ऑलराइट, वेयर वॉज एक्सरसाइज वायु शक्ति हेल्ड, वायु शक्ति राजस्थान में यहाँ पे कंप्लीट हुई है, सेम पोखरन राजस्थान में। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम और जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनकी प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिली, दैट्स वाई ये न्यूज में आ गई। नेक्स्ट वन, VSHORADS रिसेंटली सीन इन न्यूज, क्या है यह, सो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यह फुल फॉर्म देखना इसका, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एंड रिसेंटली उड़ीसा का जो कोस्टल लाइन है यहाँ पे चांदीपुर, वहां पर इसका जो टेस्ट है DRDO ने किया, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में आ गया, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। LCH प्रचंड हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इंडिजिनस है ये है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। इवन तेजस को भी यहाँ पे किसने डेवलप करा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। एंड रिसेंटली यहाँ पे इस इंडिजिनस प्रचंड का राजस्थान जैसलमेर में जो प्रेजेंटेशन है वो किया गया, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गई। सो प्लीज नोट करना, इंडिया का ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इंडिजिनस लेवल पर दैट इज प्रचंड, ठीक है, और एयरक्राफ्ट दैट इज तेजस, बोथ डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट वन,
Moving on the next one, Tomahawk cruise missile has been developed by which country? So किस country ने Tomahawk cruise missile को develop करा है? इसका नाम है यूएस. यूएस ने recently इसे यहाँ पे ईरान को टारगेट करने के लिए एयर स्ट्राइक में यूज किया, एंड दैट्स व्हाई Tomahawk मिसाइल यहाँ पे न्यूज में आ गई. काफी पुरानी मिसाइल है, कोल्ड वॉर के टाइम में 1970s के टाइम पर इसे डेवलप किया गया था. And what is the name of the traditionally constructed stitch sailing vessel of the Indian Navy that recently returned from Muscat? अच्छा, मस्कट ये कैपिटल है ओमान, एंड रिसेंटली अरेबियन सी के थ्रू होते हुए हमें पहुंचना था गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और यहाँ से हमारी जो ग्लोबल नेविगेशन है इसे कंप्लीट करा है किसने? INSV कौंडिन्य ने. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. एंड रिसेंटली ग्लोबल ये जो नेविगेशन है, इंडिया एंड ओमान के जो मैरीटाइम रिलेशन है उसे बूस्ट करने के लिए अपनी जो सेलिंग है इसने कंप्लीट करी, एंड मुंबई में वापस यह रिटर्न हो गया है, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज पे आ गया. ठीक है, एंड थैंक गॉड टाइमली आ गया, अदरवाइज फंस जाता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में. सो हमारे पुराने यहाँ पर समुद्री यात्री है मैरिनर कौंडिन्य, इनके नाम पर यहाँ पर INSV कौंडिन्य का नाम रखा गया है. ऑलराइट, आगे बढ़ते. एक एंशिएंट इंडियन प्रिंस थे ये, जो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल करने गए थे. द नेक्स्ट वन, शिट मिसाइल, सॉरी शिट नहीं है. द नेक्स्ट वन, स्टिल मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो स्टिल मिसाइल को डेवलप करा है यहाँ पे रशिया, एंड हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है 5,083 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है स्टिल मिसाइल के प्रोक्योरमेंट के लिए. दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया. किसके लिए हमें इसे खरीदना है? इंडियन नेवी के लिए. आगे बढ़ते हैं. मिनटमैन थर्ड इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो रिसेंटली इसका टेस्ट लॉन्च किया गया था और इसे यूएस ने डेवलप करा है. दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गई. एंड द प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? यूएस ने ही इसे डेवलप करा है, एंड ईरान के साथ वॉर में इसे यूज किया गया था. थर्ड इज एन एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे भी यहाँ पे यूएस ने ही डेवलप करा है, एंड रिसेंटली ईरान ने थर्ड रडार सिस्टम को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करा मिडल ईस्ट में, दैट्स व्हाई थर्ड यहाँ पे न्यूज में आ गया. एंड खैबर शिकन मिसाइल इज अ लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, इसे डेवलप करा है ईरान ने. ईरान ने इसको यूज करा है वॉर में, और किसको टारगेट करने के लिए? इजराइल को. इजराइल के जो पीएम है यहाँ पे नेतन्याहू, उन्हें. आगे बढ़ते. शेषनाग 150 इसे किसने डेवलप करा है? नाम से ही समझ में आ रहा है इंडियन है. न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने शेषनाग को यहाँ पे लॉन्च करा है. एक अटैक ड्रोन है ये. ऑलराइट, आगे बढ़ते. INS Trikan, it was recently seen in news, belongs to which class of warship? तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का यहाँ पर यह पार्ट है. सो प्लीज नोट करना, यहाँ पे इंडिया एंड रशिया ज्वाइंट वेंचर से टोटल 10 जो फ्रिगेट है इंडिया एंड रशिया में फाइनल हुई थी 3 बैचेस में. फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच. फर्स्ट एंड सेकेंड बैच की जो यहाँ पे फ्रिगेट्स आई थी वो सब यहाँ पे क्रिवक क्लास का पार्ट है, जबकि थर्ड बैच की जो आई है वो तलवार क्लास का पार्ट है. ओवरऑल ये सब एक प्रोजेक्ट है. कौन सा प्रोजेक्ट है? इंडिया एंड रशिया प्रोजेक्ट का यह पार्ट है. प्रोजेक्ट का नाम सम 10. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, INS Trikan, it was recently seen in news, belongs to which class of warship? सो यहाँ पे जो INS Trikan है यह बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर बी, तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का. प्लीज नोट करना, इंडिया एंड रशिया ज्वाइंट वेंचर से यहाँ पे 10 फ्रिगेट फाइनल हुई थी. 10 फ्रिगेट 3 बैचेस में आई. फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच. तीनों का जो कॉमन प्रोजेक्ट है 1035, एंड यहाँ पे फर्स्ट बैच के शिप एंड सेकेंड बैच की जो शिप है वो पार्ट है तलवार क्लास की, जबकि थर्ड बैच की जो शिप है वो पार्ट है यहाँ पे क्रिवक क्लास की. बट दोनों का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट 1035, ठीक है. फ्रिगेट इसका यहाँ पर ये है पार्ट है. ओवरऑल INS Trikan यहाँ पे इंडिया में कमीशन हुई थी वेस्टर्न नेवल कमांड में. कब? 2013 में. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड इज कंडक्टेड बिटवीन US एंड विच कंट्री? सो इसे यहाँ पे साउथ कोरिया और US के अमोंग बिटवीन किया गया. एंड वेयर वॉज एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला, ये हुई है उत्तर प्रदेश में.
According to the World Obesity Atlas 2026, which country had the highest number of children with obesity in 2025? और ये जो कंट्री है चाइना है. चाइना में नियरली 15 मिलियन चिल्ड्रन है जिनकी एज है 5 to 9 एंड सम 26 मिलियन चिल्ड्रन है जिनकी एज है 10 to 19 एंड ओबेसिटी का यह शिकार है, मोटापे का. And India's 7th national report to the Convention on Biological Diversity (CBD) was prepared by which ministry? 7th report है CBD पर. इसे प्रिपेयर करा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने. और रिसेंटली इंडिया ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे सबमिट करा. एंड बेसिकली जो रिपोर्ट है एक गोल है उसके साथ अलाइन करती है. गोल कौन सा है? 2022 में अपनाया गया था, एंड दैट इज कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. इसी के साथ यहाँ पर यह अलाइन करता है. इसका मेन गोल क्या है? वर्ल्ड का 30% जो लैंड और सी है उसे प्रोटेक्ट करना है 2030 तक. और इसी के लिए 2022 में इस फ्रेमवर्क को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था सीबीडी के कन्वेंशन के दौरान. ऑलराइट, और सीबीडी ये कब स्टार्ट हुआ है? 1992 में यह स्टार्ट हुआ है रियो अर्थ समिट के दौरान. ऑलराइट, आगे बढ़ते. According to recent study, which two countries have the highest absolute metabolic disease burden in the Asia Pacific country? और ये दो कंट्री इंडिया एंड चाइना है जिनके पास सबसे ज्यादा डिजीज का जो फैक्टर है यहाँ पर है. Which organization released the State of India's Environment 2026 report? इसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने यहाँ पे पब्लिश करा है. सेम रिपोर्ट को जो यह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है 1982 से यहाँ पे पब्लिश करा है. इसका मेन गोल क्या है? इंडिया में एयर पॉल्यूशन को मैनेज, उसके लिए जो रिपोर्ट है उसे हाईलाइट करना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को हाईलाइट करना, उसको रिपोर्ट फॉर्म में देना, वाइल्ड लाइफ बिहेवियर को. इसके लिए ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट. दिल्ली में है, ये एक एनजीओ है. अकॉर्डिंग टू सिप्री 2026 डेटा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग द वर्ल्ड्स आर्म इंपोर्टर? सो हम यहाँ पे सेकंड नंबर पर स्टैंड करते हैं. फर्स्ट नंबर पर स्टिल कौन है? स्टिल यूक्रेन है. ठीक है, रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है? सिप्री की तरफ से आई है. सिप्री स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 25-26? और इसे यहाँ पे पब्लिश करा है एनएचएआई ने. एनएचएआई कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इनकी यह रिपोर्ट है. इसके अलावा एज पर रीसेंट डेटा, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक एज अ डेस्टिनेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर कैपिटल इनटू लैंड एंड डेवलपमेंट साइट? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल लेवल पर, वी आर ऑन 4th रैंक. इसे ध्यान रख लेना यहाँ पे. आगे बढ़ते. नेक्स्ट वन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द सेकेंड एनुअल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स? इसे यहाँ पे नीति आयोग ने लॉन्च किया है. And which organization released a report safe disposal of unused medicine? इसके लिए जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP की यह रिपोर्ट है यहाँ पे. ओवरऑल UNEP इनका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में है और 1972 में इसे फाउंड किया गया था ना, फाउंड. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? हमारी रैंक यहाँ पे 116 है आउट ऑफ 147 कंट्रीज. 2025 में हमारी रैंक यहाँ पे 118 थी. एंड जो हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड टॉप पर. जो भी नॉर्डिक नेशन है वो हैप्पीएस्ट है. इसके बाद आइसलैंड है, देन डेनमार्क है, इवन इजराइल भी यहाँ पे हैप्पीएस्ट कंट्रीज में काउंट किया जाता है. ऑलराइट, आगे बढ़ते. Alright, आगे बढ़ते. द कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश करी है? इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस प्रकार हमारे उपभोक्ताओं को न्याय मिल रहा है. जस्टिस का जो लेवल है वही इस रिपोर्ट में मेंशन है और इसे पब्लिश करा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने. और यहाँ पर जो एपेक्स अथॉरिटी है जो इंडिया में जस्टिस को मैनेज करती है, प्लीज नोट करना, इनका नाम है यहाँ पे. 3 लेवल पर ये काम करती है. एग्जैक्टली कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है यहाँ पे. नाउ इनके 3 लेवल और कितने लिमिट तक ये केसेस देखती है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर. सो यहाँ पे एक तो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक है स्टेट कमीशन और एक है यहाँ पे नेशनल कमीशन. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन यहाँ पे 50 लाख रुपीस तक के जो केसेस है बस उन्हें एंटरटेन करती है.
एंड ओरिजिनल कंप्लेंट्स को ही देखती है, जबकि स्टेट जो कमीशन है वो 50 लाख से 2 करोड़ तक की जो भी केसेस है उनकी सुनवाई यहाँ पे करती है। एंड यहाँ पे उन अपील्स को यह देखती है जो डिस्ट्रिक्ट से या तो स्टेट लेवल पर आई हो या फिर ओरिजिनल हो। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन है वो 2 करोड़ से ऊपर तक के जो केसेस है उसको संभालता है। ऐसी अपील्स जो स्टेट कमीशन से आई हो या फिर ओरिजिनल। सो ये जो लिमिट है ना 50 लाख, 5 लाख टू 2 करोड़ एंड 2 करोड़ अबव, तीनों का ध्यान रख लेना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ओवरऑल न्यू दिल्ली में इन सभी का तो नहीं, नेशनल का हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इन तीनों को यहाँ पे पावर और जो भी स्कोप है वो देता है, ठीक है। एंड ये जो तीनों लेवल है 2015 से पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, बस इतना हमें जानना है। अच्छा, इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है? इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंडिया में जो पेंडिंग केसेस है वो 21% से इंक्रीज हुए। लाइक हमारे पास फैसिलिटीज इतनी सारी आ गई, कमीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो भी सुविधाएं है काफी डेवलप हो रही है। स्टिल जो केसेस है वो 21% से इंक्रीज हुए पेंडिंग केसेस, और 2020 से 2024 तक का जो डेटा है वो कंपेयर किया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते। Which ministry released the report titled Planet in Focus Advancing Environmental Sustainability under the SDGs। SDGs को हम डिस्कस कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कब तक टारगेट है SDG को कंप्लीट करने का? 2030 इज द टारगेट। नाउ एक मिनिस्ट्री ने यहाँ पे हम किस प्रकार हमारे SDGs को डेवलप कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, उसके लिए रिपोर्ट पब्लिश करी है। दैट इज, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करा है। अच्छा, इस रिपोर्ट में जिन जिन SDGs को हाईलाइट किया गया उन्हें आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट में SDG 12 का जिक्र है। 12 किससे रिलेटेड है? कंजम्पशन से, ठीक है। जो भी यहाँ पे कंजम्पशन है उससे रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। इसके अलावा यहाँ पे शो किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या शो करता है? प्लीज नोट करना, यहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन से यहाँ पर ये जो गोल है रिलेटेड है, वाटर एंड सैनिटेशन। एंड इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को हाईलाइट किया गया, दैट इज लाइफ बिलो वाटर। एंड इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 एंड दैट इज लाइफ ऑन लैंड। सो ये जो मेनली इस रिपोर्ट में हाईलाइटेड गोल है, बस इनके बारे में जो पॉइंट्स है वो ध्यान रख लेना आप, ठीक है। 6, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे एंटरटेन करेंगे, दैट इज UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। इस डेवलपमेंट रिपोर्ट को यहाँ पे किसने पब्लिश करा है? जो मल्टीटास्किंग है, हर फील्ड में एक्टिव है, दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को की यह रिपोर्ट है एंड इसमें स्ट्रॉन्ग लिंक बताया गया है जेंडर इनइक्वालिटी एंड वाटर एक्सेस पे, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी एंड वाटर एक्सेस का क्या यहाँ पे लिंक है इस रिपोर्ट में, इसी को यहाँ पे दिखाया गया बाय द यूनेस्को। नेक्स्ट वन, द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को यहाँ पे किसने पब्लिश किया? दैट इज IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी बेस्ड एक थिंक टैंक है यहाँ पर। यह 160 कंट्रीज का डेटा इसने लिया एंड रैंकिंग दी है कंट्रीज को स्कोर के अकॉर्डिंग, 0 से 10 तक का स्कोर यहाँ पे इन्होंने दिया है। एंड प्लीज नोट करना, मोस्ट टेररिस्ट अफेक्टेड जो कंट्री है यहाँ पे पाकिस्तान को बताया गया। पाकिस्तान किसी में तो फर्स्ट रैंक में है टेररिज्म में। एंड इसके अलावा इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे 13th है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, which organization released the report titled State of the Global Climate 2025। State of the Global Climate इस रिपोर्ट को WMO ने रिलीज करा है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। UN के अंदर यह काम करता है। इनका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड हम यहाँ पे 23 मार्च को हर साल वर्ल्ड मीटेरोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। डेट को ध्यान रखें, 23 मार्च, और उसी टाइम पर ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस को हाईलाइट किया गया। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे इनकमिंग सोलर एनर्जी और आउटगोइंग सोलर एनर्जी दोनों का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस। अगर अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। अगर अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस नेगेटिव है, इसका मतलब जो कूलिंग इफेक्ट है वो हो रहा है एंड ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। That is state of the global climate by World Meteorological Organization.
ऑलराइट, रिपोर्ट कंप्लीट है, आगे बढ़ते। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमें देखने को मिला, हमारी जो रैंक है यहाँ पे 91 है। एंड किसने यहाँ पे इस इंडेक्स को पब्लिश करा है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को यहाँ पे पब्लिश करता है। जर्मनी में इनका हेडक्वार्टर है, जर्मनी में भी कहाँ पर है, बर्लिन में, ठीक है। और 1993 में इसे यहाँ पे फाउंड किया गया था। बस इतना ध्यान रख लो, करप्शन यहाँ पे इंडेक्स दे रहा है। ये 182 कंट्रीज का इसने आकलन करा, जो भी असेसमेंट है वह किया, और इंडिया का स्कोर यहाँ पे 39 रहा केवल, और हमें 91 रैंक यहाँ पे मिल गई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, स्टिल हमारा जो गवर्नेंस लेवल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से मैच नहीं करता है एज पर दिस इंडेक्स। The next one, the QS World University Rankings are published by which organization? QS World University Ranking को हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन इसे पब्लिश करता है, एंड दैट इज क्वाकरेली साइमंड। यह एक इंस्टीट्यूट है और एनुअली यहाँ पे QS World University Ranking को यह पब्लिश करता है। डिफरेंट पैरामीटर्स पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उन्हें यह रैंकिंग देता है। और इंडिया में जिसने हाईएस्ट रैंक यहाँ पर ग्लोबली अचीव करी है, कौन कौन है प्लीज नोट करना। एक तो है IIT धानबाद, ठीक है, और एक है यहाँ पर IIM अहमदाबाद। इन्हें टॉप रैंकिंग इस रैंकिंग में दी गई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर, सो द फूड सिक्योरिटी इंडेक्स assessing climate change impact on food system was released by which organization? So यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को किसने लॉन्च करा है, IIED है ये, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है फूड सिक्योरिटी पर किस प्रकार पड़ रहा है, इसी को इस इंडेक्स में यहाँ पे दिखाया गया है। बस इतना हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट विच सिटी रिमेन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर। सो 8th टाइम न्यू दिल्ली यहाँ पे बनी है द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट के काफी सारे पॉइंट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग, इंडिया की रैंकिंग को जानो। इंडिया को यहाँ पे ग्लोबली इस रिपोर्ट में जो रैंक दिया गया है वो 143 कंट्रीज में से 6th रैंक मिला है, हमें 6th रैंक दिया गया है इस रिपोर्ट में। अच्छा, हमारा जो एवरेज पार्टिकल कंसंट्रेशन है, कौन सा पार्टिकल, PM2.5 कंसंट्रेशन इन एयर, और इसी के बेसिस पर यहाँ पे जो पॉल्यूशन लेवल है उसे जज किया जाता है कि ये जो पार्टिकल है एयर में कितना है। सो प्लीज नोट करना, एवरेज हमारा जो यहाँ पे डेटा शो हुआ है दैट इज 48.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये है यहाँ पे हमारा एवरेज है PM2.5 पार्टिकल का। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लिया जाता है। जबकि होना कितना चाहिए, वैसे WHO ने जो स्टैंडर्ड दिया है कि अगर आपकी कंट्री में 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर यहाँ पे PM2.5 पार्टिकल का कंसंट्रेशन है देन यू आर सेफ। लेकिन हमारा तो यहाँ पे WHO के स्टैंडर्ड से 10 टाइम हाइयर है, ठीक है। सो इंडिया के रिस्पेक्ट में हमारे 6th रैंक, हमारा एवरेज एंड WHO का स्टैंडर्ड। इसके बाद हम जानेंगे इंडिया में जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, सबसे ज्यादा सिटी लेवल पे केवल इंडिया में, वो उत्तर प्रदेश की है, लोनी है, ठीक है। वैसे देख लेना, उत्तर प्रदेश में लोनी है, ये सबसे हाईएस्ट पॉल्यूटेड है। और यहाँ पे जो PM2.5 पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन है वो 112.5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। एंड 2024 से ये जो डेटा है सब 23% से इंक्रीज हुआ है। और WHO की लिमिट से तो ये काफ़ी ज़्यादा है। WHO की लिमिट कितनी थी, 5, और 5 से तो ये सब 22 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हमने देख लिया उत्तर प्रदेश पे लोनी का जो लेवल है, इसको भी ध्यान रख लेना। एंड अदर जो सिटीज़ है इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड, दिल्ली है, गाजियाबाद है एंड बर्नीहाट यहाँ पे किस राज्य से एसोसिएटेड है, इस जगह को ध्यान रख लेना। मेघालय का है ये, है नॉर्थ ईस्ट में मेघालय से बर्नीहाट को हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट में। ओवरऑल वर्ल्ड की अगर टॉप 100 कंट्रीज को ले पॉल्यूशन लेवल पर, सो इन टॉप 100 में 60 तो केवल इंडिया से बिलोंग करती है, ठीक है। एंड कैपिटल में तो न्यू दिल्ली है ही सबसे ज़्यादा। न्यू दिल्ली का जो लेवल है हमने देख लिया है कितना था, यहाँ पे 48.9, ठीक है, इसे ध्यान रख लेना। एंड फर्स्ट रैंक पर कंट्री वाइज अगर डिफाइन हम करें कंट्री वाइज पॉल्यूटेड, पाकिस्तान फर्स्ट रैंक पे आता है।
सेकंड पर आता है बांग्लादेश, थर्ड पे आता है तजाकिस्तान, फोर्थ पे आता है चाड कंट्री है, एंड फिफ्थ पे आता है DR कॉन्गो, एंड देन सिक्स्थ पे आता है इंडिया। ठीक है, बस ये आ गई मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। अच्छा, क्लीनेस्ट एयर किसकी है? साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है यहाँ पे, उसे सबसे क्लीनेस्ट यहाँ पे बताया गया है। और उस कंट्री का जो नाम है प्लीज नोट करना, दैट इज न्यू वाउडविल। ये कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चली है, बिकॉज इस कंट्री को टॉप 1 रैंक दी गई है क्लीनेस्ट एयर के लिए। ये जो कंट्री है साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है, और यहाँ पे PM 2.5 पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 1.0 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है ऑनली। सदर्न अफ्रीका के भी जो नॉर्थर्न केप है वहां पर यह लोकेटेड है। इस कंट्री का सेकंड नेम भी एग्जिस्ट करता है, इसे कहते हैं बल्ब कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो इस कंट्री को तो अच्छे से ध्यान रख लेना, हाईलाइट हुई है इस रिपोर्ट में एक पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ डेटा यहाँ पे कंफ्यूज हुआ है, क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, इंद्रावती रिवर वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो गोदावरी की तो यह ट्रिब्यूटरी है। एंड रिसेंटली यहाँ पर नक्सल जो भी ऑपरेशन चले थे, एंटी नक्सल ऑपरेशन, उस दौरान 2 माओइस्ट वो मारे गए बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। बीजापुर छत्तीसगढ़ से यहाँ पे बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हियर। अच्छा, यहाँ पे ये जो रिवर है इंद्रावती रिवर, ये गोदावरी की तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, लेकिन हमें जानना है यहाँ पे एक रिवर को जिसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ बस्तर, एंड दैट इज इंद्रावती रिवर। सो ध्यान रखना, इंद्रावती रिवर को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ बस्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। नीलगिरी वुड पिजन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच रीजन? सो ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। एंड द फॉरेस्ट ऑलेट वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर 113 ईयर्स? मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा है। एंड कूनो में ये जो उल्लू की स्पीशीज है 113 साल के बाद यहाँ पे देखी गई है। इसके अलावा उड़ीसा में ये स्पीशीज पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में, गुजरात में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ न्यू ग्राउंड वाटर फिश स्पीशीज, इट्स नेम इज गीचक नकाना, है ना, हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? असम में इसे यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। एंड डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विच रिसेंटली होस्टेड द इंडियन बाइसन फेस्टिवल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो उड़ीसा में है ये। इंडियन बाइसन फेस्टिवल को ध्यान रख लेना, इसका जो सेलिब्रेशन है यहाँ पे 2 डे के लिए किया गया उड़ीसा में, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। इस फेस्टिवल का भी ये 2nd एडिशन है। और उड़ीसा में भी कहाँ पर, प्लीज नोट करना, ये जो सेंचुरी है उड़ीसा में कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी बात मैं कर रही हूँ। बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, किस रिवर के लॉन्ग साइड है? यहाँ पे रिवर का नाम भी हम हाईलाइट करेंगे, एंड दैट इज जिस पर हीराकुंड डैम बना हुआ है। आप बता सकते हैं हीराकुंड डैम किस रिवर पर बना हुआ है? अब ये तो आपको आंसर करना है, तो हम बचपन से ऐसे रटते ही आए हुए, हीराकुंड डैम पर्टिकुलर रिवर पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर। कोसी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कोसी गंगा की यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एंड GI टैग्ड जिसका नाम है कार्बी एंगलॉग जिंजर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? असम से रिलेटेड है। सो रिसेंटली असम ने क्या करा, अपना पहला ट्रायल एक्सपोर्ट करा है पर्टिकुलर जिंजर का, 1.2 मीट्रिक टन ऑफ GI टैग्ड जिंजर। इसे भेजा है कहाँ पर? लंदन में। और इसी के कारण, ये अचीवमेंट के कारण असम का ये जो प्रोडक्ट है न्यूज में आ गया। व्हाट इज द आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ, यहाँ पे रेड्डी शेल्डक मेंशन है, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। लीस्ट कंसर्न यहाँ पे इसका IUCN स्टेटस है। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। Monila gaster geraceae and Roida reynoldsii that were recently seen in news belongs to which species? So ये belong करती है earthworm के species से। Recently इसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट में जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वहाँ पे डिस्कवर किया गया, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गया। अच्छा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इस राज्य से एसोसिएटेड है, केरलम से, ठीक है, इसे ध्यान रखना, केरलम राज्य से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज टकीड्रोमस उल्टापेनेंसिस? क्या है? यह एक न्यूली डिस्कवर्ड लीजर्ड की स्पीशीज है। बस कहाँ पे इसे डिस्कवर किया गया? यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, असम में है ये। असम में जो मानस बायोस्फीयर है वहां पर इसे डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्लाइप्टोथोरिक्स सेंटीमरीनी एंड
Orchitis elion that were recently seen in news belongs to which species? दोनों यहाँ पे फिश के स्पीशीज है, नॉर्थ ईस्ट में से यहाँ पे डिस्कवर किया गया रिसेंटली, दोनों को डिस्क्राइब किया गया था एंड दैट्स व्हाई न्यूज में आ गया. नेक्स्ट वन, रिसेंटली अ पेयर ऑफ डस्की ईगल ऑल्स वाज स्पॉटेड इन विच स्टेट आफ्टर 15 years? उत्तराखंड में यह जो उल्लू है डस्की ईगल, इसे यहाँ पे देखा गया 15 साल के गैप के बाद. बस ऑलराइट, आगे बढ़ते. द नेशनल चंबल सैंक्चुरी लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ विच 3 स्टेट? नेशनल चंबल सैंक्चुरी को डिस्कस कर रहे हैं, कौन से 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर यह स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पे नेशनल चंबल सैंक्चुरी आपको देखने को मिलेगी. इसे यहाँ पे नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है. घड़ियाल के प्रोटेक्शन के लिए साइट है यहाँ पर, ये 1979 में इसे स्टार्ट किया गया था. A new plant species named Osbekia zubingargiana was recently discovered from which state? So ये जो species है प्लांट की, असम में इसे यहाँ पे डिस्कवर किया गया गुवाहाटी बेस्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा. ऑलराइट, आगे बढ़ते. द वेस्टर्न ट्रेगोपॉन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट? हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, इसे किंग्स ऑफ बर्ड यहाँ पे कहा जाता है. इसे ध्यान रख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. एंड नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम देख रहे हैं अगेन एक प्लांट स्पीशीज जिसका नाम है हैंकेलिया मोनोफिला एंड इज एंडेमिक टू विच स्टेट? फाइला है ये, मोनोफाइला. अरुणाचल प्रदेश में यह एंडेमिक है और ये जो स्टडी है BSI के द्वारा की गई. BSI का कौन है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता बेस्ड है ये है. 1890 में इन लोगों को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है. एंड कान्हा टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश में है. हिंडन रिवर ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की? यमुना की. यह यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है एंड रिसेंटली न्यूज में आई बिकॉज इस रिवर का जो वाटर क्वालिटी है वो कंसर्न पॉइंट यहाँ पे बनी हुई है. एंड उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा के अलॉन्ग साइड यहाँ पर यह फ्लो होती है, इसे ध्यान रखेंगे यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस स्टेट का पार्ट है? तमिलनाडु का यह पार्ट है. रिसेंटली तमिलनाडु ने इस टाइगर रिजर्व के तहत सम 42 इलीगल रिसोर्ट्स को सीज किया है और उसी के कारण ये न्यूज में आ गया. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर रिलीज्ड इन मार्च 2026? इस बुक को यहाँ पे धीरज ककाडिया ने ऑथर किया है. एंड धीरज ककाडिया, इनके बारे में जान लीजिए. एडिशनल DG है आकाशवाणी के. सो आकाशवाणी के एडिशनल DG के द्वारा इस बुक को यहाँ पे पब्लिश किया गया, धीरज ककाडिया. नेक्स्ट वन, who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the 2026 Mahindra Excellence in Theatre Award META? So META में Lifetime Achievement Award यह दिया गया है अमोल पालेकर जी को. अमोल पालेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड डायरेक्टर है प्लस यहाँ पर एक्टर है. ये दोनों तरह काम करते हैं. फिल्म मेकर अनमोल पालेकर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है. अच्छा, इनका एक वर्क है, पहली मूवी इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट करी है. पहली मूवी आई थिंक 2005 में ये आई है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. द ध्वनि स्पंदना इनिशिएटिव विच रिसीव द गवर्नेंस नाउ 12th PSC नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कर्नाटका से ये एसोसिएटेड है. एंड 12th PSU नेशनल अवार्ड सेरेमनी में ध्वनि स्पंदना इनिशिएटिव के लिए जो अवार्ड है कर्नाटका को दिया गया. ध्वनि स्पंदना इनिशिएटिव का मेन गोल क्या है? यहाँ पे जितने भी पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, उन्हें हेल्प करने के लिए ध्वनि स्पंदना को यहाँ पे लॉन्च किया गया. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी से, कॉन्फिडेंस से ये लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सके, उसी के लिए ध्वनि स्पंदना को लाया गया है. और ये जो अवार्ड सेरेमनी न्यू दिल्ली में यहाँ पे हुई थी. द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? लिटरेचर में दिया जाता है. पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड वो केरला से दिया गया था. And who won the Sahitya Academy Award 2025 for the English novel, and that is Crimson Spring. So Crimson Spring English novel, इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड यह मिला है नवतेज सारना, इन्हें दिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे. साहित्य अकादमी अवार्ड टोटल 24 इंडियन लैंग्वेजेस में यह दिया जाता है. नेक्स्ट वन, हु हैज बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज? इस बार यह मिला है काव्य मदानी को. काव्य मदानी ईरान से यह बिलोंग करते हैं एंड स्टॉकहोम प्राइज इन्हें यहाँ पे दिया गया है. एंड भूमिका श्रेष्ठ हैज बिकम फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर ऑफ विच कंट्री? नेपाल से यह फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर यहाँ पे बनी है. अच्छा, इंडिया में जो ट्रांसजेंडर है सुप्रीम कोर्ट में
इनके लिए जो लीगल स्टेटस है कब अनाउंस किया गया था। ट्रांसजेंडर इज द टॉपिक और इंडिया के रिस्पेक्ट पे हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लीगल कम्युनिटी यहाँ पे दिया, LGBTQ जो कम्युनिटी है उसके तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द लेजेंड ऑफ ऑनर इज एन अवार्ड ऑफ विच कंट्री? फ्रांस का है। एंड रिसेंटली यहाँ पे एम्बेसडर ऑफ इंडिया जिनका नाम है जावेद अशरफ, इन्हें ये जो सिविलियन ऑनर है फ्रांस का हाईएस्ट यह दिया गया था, उसी कारण ये न्यूज़ में आ गया। इसके अलावा ये जो अवार्ड है काफ़ी सारे इंडियन रेसिपिएंट को दिया जा चुका है, जैसे लाइक JRD टाटा, रतन टाटा, अमर्त्य सेन, रविशंकर, सत्यजीत राय, इन सभी को ऑलरेडी ये मिल चुका है, लेजेंड ऑफ ऑनर। ऑलराइट, आगे बढ़ते। हु वाज कन्फर्ड द ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय द यूके गवर्नमेंट? सो यूके और इंडिया में बिजनेस को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए जो अवार्ड है टाटा सन्स के चेयरपर्सन को मिला है, दैट इज नटराजन चंद्रशेखरन, इनका नाम ध्यान रख लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन? कंपैशन इट मीन्स करुणा, और इस बुक के लिए यहाँ पे जो ऑथर है दैट इज कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पीस प्राइज विनर है 2014 में, इन्हें नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे मिल चुका है। नाउ इन्होंने द पावर ऑफ कंपैशन ये जो बुक है इसे लिखा है। द बुक जनजाति गौरव किस इंस्टीट्यूट ने इसे पब्लिश करा? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा इस बुक को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। एंड विच बैंक रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन SHG बैंक लिंकेज 24-25? और ये जो आउटस्टैंडिंग अवार्ड है कर्नाटका ग्रामीण बैंक को मिला है। हैदराबाद में 25th सेंट्रल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी को यहाँ पे होस्ट किया गया था, उसी दौरान इस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। सो बस इस कमेटी को ध्यान रख लेना, हैदराबाद में हुआ। एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन SHG बैंक लिंकेज टू कर्नाटका ग्रामीण बैंक। द विमेन एम्पावरमेंट फील्ड ब्लेजर अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये जो अवार्ड है प्रेजेंट किया गया। एंड रिसेंटली ये जो अवार्ड है झारखंड के जो CM है हेमंत सोरेन, उनकी जो वाइफ है जिनका नाम है कल्पना सोरेन, इन्हें यहाँ पे मिला है विमेन एम्पावरमेंट फील्ड में काम करने के लिए। ओवरऑल कल्पना सोरेन यह किस जगह से MLA अपॉइंट हुई? दैट इज गैंडी डिस्ट्रिक्ट MLA यहाँ से ये अपॉइंट हुई है, और झारखंड की यह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक एनालिसिस ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू काउंटर टेरर डॉक्ट्राइन? और यहाँ पे इसे रेड लाइन रीड ड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल, इस बुक में ऑपरेशन सिंदूर का जो एनालिसिस है यहाँ पे किया गया। ऑथर कौन है? सो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स इस बुक को ऑथर करने के लिए नाम ध्यान रखेंगे। विपिन बख्शी, राजेश कुमार, अनिल त्रिगुणायत एंड अखिलेश भार्गव, इन सभी के द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया है। नेक्स्ट वन, द सरस्वती सम्मान 2025 हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द बंगाली नॉवेल दैट इज हरा पार्वती कथा। हु इज द ऑथर? सो बंगाली नॉवल हरा पार्वती कथा के लिए सरस्वती सम्मान मिला है, ऑप्शन नंबर C राम कुमार मुखोपाध्याय जी को। एंड ये जो अवार्ड है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया, कब? 1991 में। अवार्ड के साथ 15 लाख का जो कैश प्राइज है यहाँ पे दिया जाता है, साइटेशन शपथ पत्र के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिवोल्यूशनरी राज नरेंद्र मोदी 25 ईयर? इसे लिखा है यहाँ पे आलोक मेहता सर ने जी ने।